जी जी, बेहतर यही है जी। माइक भी ले लें। हाँ जी, सर, अगर हम रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आफ्टर 60 डेज वो हमें एडजस्टमेंट दे देता और है। अगर उधर से ड्यू डेट ही गुजर गई तो 60 दिन का क्या करेंगे आप? अच्छा, मतलब अगर अब हमें अब चाहिए आपको तो आज चाहिए ना, आपकी तो 90 दिन के अंदर रिटर्न जाती है ना। तो हमने अब सबमिट कर दिया ना। बेहतर यही होता है कि अगर एक्सेस पेमेंट हो तो साथ ही एप्लीकेशन भी साथ जी, जी, फॉरवर्ड कर दें, वो साथ ही बेस्ट कर वे दें। यही होता जी। है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो बेहतर ये कर दें, लेकिन इवन अदरवाइज फिर आपको थोड़ा सा फाइट करनी पड़ेगी ना कि जनाब इसकी एडजस्टमेंट आप हमें दें। फिर वो रोक देते हैं, कई दफ़ा मिल जाता है, कई दफ़ा नहीं मिलता। ऑटो मिल जाता है। जी थैंक यू। हाँ जी जी सर, कोई और? सर, ये फॉरेन इनकम के हवाले से जो फॉरेन आपने बताया, इसकी कितनी लिमिट है? जो लोग बाहर से पैसा भेज रहे हैं, रेमिट कर रहे हैं, जी तो उसकी क्या लिमिट है यहाँ जी, पर? मैं आपको ना दोनों तरीके बता देता हूँ। क्या इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉरेन रेमिटेंस में ना बहुत सारी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। देखिए, पहले आपको ना फॉरेन रेमिटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, एक एक्सप्लेनेबल और एक अनएक्सप्लेनेबल। अगर अनएक्सप्लेनेबल है तो 50 लाख की लिमिट है, और ये प्रोटेक्शन इनकम टैक्स लॉ है, साइबर वाले या दूसरे FIA वाले नहीं आपको छोड़ेंगे, वो अपनी जगह पे है। अब आ गई बारी, आपका अपना पैसा है, आपका भाई बाहर है, बेटा है, जो भी है, रिश्तेदार है, वो जो आपको भेजेंगे, अगर वो कमा के अपने पैसों में से भेजेंगे। अच्छा, हर चीज़ फॉरेन रेमिटेंस नहीं होती। अगर मैंने आपको पैसा भेजा 2 करोड़ रुपया, भाई मेरे नाम पे प्लॉट खरीद लो, ये लोन है। मैं अपने बेटे को पैसे देता हूँ, भाई ये रख लो, अपने नाम पे जो मर्जी खरीद लो, गिफ्ट है। तो पहले आपको ये चेक करना है, ये फॉरेन सोर्स इनकम है, ये फॉरेन रेमिटेंस है, एक्सप्लेनेबल या अनएक्सप्लेनेबल, ये लोन है या गिफ्ट है। ठीक है, अब लोन और गिफ्ट में कोई लिमिट नहीं है। जैसे ही आप कहेंगे जी वो अनएक्सप्लेनेबल है, वो 50 लाख की लिमिट लग जाएगी। तो आपको, और इनकम पे भी कोई लिमिट नहीं है। आपका भाई बाहर से 4 करोड़ भेजता है, उसने पैसा कमाया, बिजनेस किया है, रिटर्न फाइल्ड है, वहाँ से वो भेज रहा है आपको। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है? एक तो ये बैंकिंग या मनी चेंजर के थ्रू पैसा है, दूसरा भेजने वाले का नाम, डेट और पर्पस ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब अक्सर लोग पकड़े गए, वो बंदे ने पैसे भेजे आगे डोनेशन देने के लिए, वो प्लॉट खरीदी जा रहा है या कुछ और ही करी जा रहा है। वो कहेगा भाई ये तो डोनेशन थी, तुम कहाँ से प्लॉट और ज्वेलरी खरीद रहे हो, ये कहाँ से आ गया? तो इसका मतलब है कि तुम मुझे कुछ और ही दिखा रहे हो और वो कहीं और से ही तुमने खरीदा है सब कुछ। ठीक है ना? तो आपको डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन भी करनी है, ये पर्पज़ क्या था। अच्छा, आपने कहा जी मुझे आसिम भट्ट ने पैसे भेजे, रसीद आई शेख जमील की, तो वो कौन है? तो बाहर लिमिटेशन अब लगी हैं कुछ मुल्कों में कि वो दूसरों के थ्रू पैसा आ रहा होता है। आप कह रहे होते मेरे रिलेटिव है, वो दूसरे एम्प्लॉइज़ के थ्रू पैसा भेज रहा होता है, तो वो आपका कैसे बनेगा? ये भी आपको पेपर वर्क चेक करके हर चीज़ को पहले क्रिटिकली चेक करें। ये किसने पैसा भेजा, किसको भेजा, किस पर्पज़ के लिए भेजा, कितना भेजा और डेट क्या थी और किस चैनल के थ्रू पैसा आया, तब जाके आपकी चीज़ जो है वो क्लियर होती है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेनेबल और अनएक्सप्लेनेबल। जी सर, नॉन रेजिडेंट के लिए एक कंडीशन तो है कि 183 डेज तक वो बाहर हो। दूसरी कंडीशन जो है कि वो किसी और कंट्री का अगर रेजिडेंट नहीं है तो फिर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, पता क्या मैं बताता हूँ, अब आपके पाकिस्तानी भी तो फनकार है ना बड़े लोग। वो 20 दिन रहता है साउथ अफ्रीका, 1 महीना रहता है सऊदी अरब, वो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं बन रहा। वो यहाँ आके कहता मैं नॉन रेजिडेंट हूँ। ये आया क्यों है, ये अमेंडमेंट क्यों की गई है? उन फनकार लोगों को पकड़ा गया है जो कि मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट करके तो ये आप समझ तो गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, इसको प्रूफ कैसे आपका करेंगे? पासपोर्ट कोई सर, सर्टिफिकेट? पासपोर्ट लाए ना, आप पकड़ लेंगे हम आपको। नहीं, इसके अलावा कोई रेजिडेंट का सर्टिफिकेट इशू करेगा सर फॉरेन कंट्री? सर मेरा सवाल ये है, पहले आप पासपोर्ट लेकर आए। अगर आप पहले ही 183 दिन पाकिस्तान के अंदर है तो मुझे तो कुछ करने की और ज़रूरत नहीं है। फिर आप कहेंगे मैं उधर गया, मैं उधर गया, मैं उधर गया, तो फिर उस कंट्री से रेजिडेंस का सर्टिफिकेट ले आए ना आप, रेजिडेंसी का वो देगा आपको। आप पाकिस्तान से भी ले सकते हैं, आप FBR को अप्लाई करें, अब वो आपको एक देंगे। लेबर पर्सन है, वो सऊदीया में काम कर रहा है, वहाँ वो रेजिडेंट नहीं है लेकिन 1 साल से वहाँ पे है,
हाँ तो ठीक है, कोई मसला नहीं है वो नॉन रेजिडेंट है। सर। आपका पासपोर्ट जो है ना, उस पर बताए, उस पर डेज आ रहे होते हैं कि पाकिस्तान से कि इन कब हुए, टेरिटरी से बाहर कब आप निकले, वो उसमें काउंट हो जाएगा। अच्छा, हर साल एक और चीज़, हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस आपने सेपरेटली चेक करना है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं अब रेजिडेंट हूँ तो अगले साल भी रेजिडेंट होऊंगा। मैंने एक सुनी है, एसद विर्क साहब बता रहे थे कि इसके लिए वहाँ से दूसरे कंट्री से सर्टिफिकेट भी इशू करवाना पड़ेगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि अगर उस कंट्री का लॉज एप्लीकेट, देखें हर कंट्री का लॉ इंडिपेंडेंट है। अगर वो रेजिडेंसी का आपको सर्टिफिकेट देता है तो वो आपको प्रूव हो जाएगा कि आप ऑस्ट्रेलियन के, साउथ अफ्रीका के, इंडिया के, जिस कंट्री के भी रेजिडेंट हैं, तो फिर आप यहाँ नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे ना। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो फिर आप और यहाँ सर्टिफिकेट के resident साथ हैं। ज़रा पासपोर्ट भी चेक करा दीजिएगा, वो अपने ना प्रिंट आउट कहीं निकाल के ले आए आप। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? तो क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए, वरना फेक डॉक्यूमेंट भी लोग प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, वो नहीं चलेगा। जी सर। सर इसी क्वेश्चन को सर रेज करूंगा आगे कि जो शख्स बाहर रहता है और वहीं से उसकी सैलरी इनकम आ रही है, फॉरेन इनकम, सऊदी में अगर रहता है कोई शख्स, लेकिन वो रहता है वो 160 दिन या 170 दिन अगर रहता है वहाँ पर, तो उसकी जो इनकम होगी वो रेजिडेंट कंसिडर होगी सर? नहीं, आपने सवाल ये किया है कि एक बंदा सैलरी सऊदी से ले रहा है, सैलरी वहाँ पे एम्प्लॉइज है वहाँ का। मुल्क से बाहर, हाँ जी, अच्छा एम्प्लॉई है, सऊदी में आगे एम्प्लॉई है, ठीक है। लेकिन रहता वो कम है, 160 दिन बाद, 70 दिन बाद, 170 दिन बाद पाकिस्तान आ जाता है वो देखें, विजिट करने के लिए, घर मिलने के लिए आ जाता है वो। आप पहले ये पहला पॉइंट ये तय कर लें कि आप पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। पहला पॉइंट तो ये होगा। 183 डेज के हिसाब से तो रेजिडेंट तो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, जी सर। तो फिर फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम आई, जी सर। आ गई, ठीक हो गया। अब 102 सेक्शन अप्लाई होगा। वो ये कहता है कि रेजिडेंट बंदा अगर बाहर टैक्स दे आएगा तो वो सैलरी जो रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स सैलरी है, अगर वो टैक्स वहाँ दे देता है, वो पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, बेनिफिट दिया गया है। बाकियों में टैक्स क्रेडिट है जहाँ जहाँ। जी सर, आपका कोई और सवाल? जी सर, फूड कैंटीन और चिल्ड्रन फीस की आपने सैलरी में एडजस्टमेंट की बात की है। किसकी? फूड कैंटीन एक्सपेंसेस और चिल्ड्रन फीस वगैरह सैलरी में एडजस्टमेंट जो है रीइंबर्समेंट सर, उसको रिटर्न में किस तरीके से नहीं, वो जो मैंने शो किया या आप अलग से पूछ रहे हैं? नहीं सर, इसी में आपने मेंशन किया है सैलरी वाले हेड में सर, जो सैलरी मैंने में जो मैंने जी, चेक कराया आपको, जी जी सर, उसकी बात कर रहे हैं। सैलरी में जो एडजस्टमेंट लेनी है हाँ। सर रीइंबर्समेंट की, जी ठीक है, किस किस उसमें की? अलाउंसेस की सर, फूड की। अच्छा, और वो जो इसकी- एग्जम्पशन में दिखा रहा था, जी, जी। मैं बताता हूँ। असल में अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ये तीनों कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है ना, वो वही काम कर रहे होंगे। मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल या क्लिनिक, रेस्टोरेंट या होटल, फूड या कंसेशनल, और एजुकेशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा या आपके बच्चों को। तो वो जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो 53A क्लॉज सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। वो तो सर और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेलिवेंट के अंदर काम कर रहे हैं ना। हाँ, तो जो जर्नल है तो भाई अब कोई देखो ना, अब आप अगर अच्छा आप नहीं लेना चाह रहे तो आप टैक्स दे दें यार। नहीं मुझे नहीं कोई सर, वो इतराज़ तो जर्नल जैसे है, सिर्फ मेडिकल अलाउंस। आप टोटल इनकम लिखें, फर्ज करें आपका बच्चा वहाँ पढ़ता है, 15,000 रुपये फीस मैंने आपको माफ़ कर दी है, ठीक है, आपको बेनिफिट पहुँच गया। आप 15,000 अपनी इनकम में तो ऐड करेंगे, बाकी आगे एग्जेम्प्ट कर देंगे 15,000 रुपये, माइनस हो जाएगा वो। अगर उसमें पहले से बेनिफिट है ना आपका, आपके बच्चे, अगर वो आपको मैं वो बेनिफिट ना दूं तो वो पैसे मैंने आपसे लेने हैं, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे। सिर्फ पैसे लेना ही इनकम नहीं होता, अगर पैसे आपके छोड़ दे, माफ़ कर दे, तो वो भी बेनिफिट ही है आपका, ठीक है। या 1 लाख फीस बनती, मैंने आपसे 25,000 ले लिया, तो 75,000 का बेनिफिट हो गया ना आपको। ये बात हो रही है बेसिकली, वो एग्जाम्प्ट में आ जाएगा। और अब एग्जाम्प्ट का पार्ट वैसे भी लग गया, आपको पता है जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और जी मेरा हाल इधर भी कोई सवाल कर रहे थे कोई? मेरा सवाल ये है कि बाहर से जो पैसे अगर 5 में आए, यहाँ प्रॉब्लम करते थे, क्रिमिनल तक जो है नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ सर। असल में पता कि ये जो है फॉरेन इमिग्रेशन नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ। इसमें मैं केस फेस सर कर चुका हूँ। 111(4) जब आप पढ़ेंगे तो वो कहता है जी कि फॉरेन रेमिटेंस रिमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान थ्रू बैंकिंग चैनल इन कैशमेंट सर्टिफिकेट, और फिर आपकी डिक्लेरेशन हो जाती है। देखिए आपको एग्जम्पशन दी क्यों जा रही है?
कि पाकिस्तान में वो पैसा प्रॉपर चैनल के थ्रू आए और उसकी रिपोर्टिंग स्टेट बैंक को होनी चाहिए, ताकि बेनिफिट फॉरेन एक्सचेंज के अंदर वो पैसा रिपोर्ट हो जाए। दूसरी बात, अगर आप बाहर के मुल्क से ही उसको कन्वर्ट करके इधर भेजेंगे तो वो रिपोर्टिंग भी सर स्टेट बैंक को हो जाती है, तो वो इक्वलेंट टू दी एग्जम्पशन है। मैंने खुद भी लिया हुआ है 2-3 केसेस में। अगर आपको बाहर से पैसा पाक रुपीज़ में कन्वर्ट होके आया है, जो ओबियसली रिपोर्टिंग हो चुकी, उसमें लिखा होगा कि इतने आपके रियाल थे, इतने डॉलर थे, वो हमने कन्वर्ट करके आपको पाकिस्तान में पहली तो बात है कि बाहर किसी के पास 5 रुपये नहीं होंगे, नहीं। अगर वो पाकिस्तान भेजेगा 5 रुपये तो स्टेट बैंक से तो सर वो वही कह रहे हैं ना, वो रेलिवेंट बैंक के पास जाएगा या मनी एक्सचेंजर के थ्रू जो भी होगा, वो कन्वर्ट बैंक के थ्रू ही कन्वर्ट करेगा, वो रिपोर्टिंग स्टेट बैंक को हो जाती है। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहती कि अगर वो आपके बैंक में रिफ्लेक्ट हो। जी ऐसे ही है, लेकिन शर्त ये है कि वो रिपोर्टिंग टू दी स्टेट बैंक के थ्रू आए। देखे ना, अब एक और सवाल भी है, आपने एक चीज़ एक्सपोर्ट की है, ये भी एक सवाल लोगों ने मुझसे किया, आपने $1 लाख की एक्सपोर्ट की, $50,000 आ गया, 50,000 उधर ही रह गया, उन्होंने वहाँ शेयर खरीद लिए, प्लॉट खरीद लिए, तो अब क्या होगा? सवाल रेज हो गया, क्या अब 154A के अंदर या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर ये फॉल करेगा? देखिए अब क्वेश्चन ये है कि अगर तो आपने स्टेट बैंक की अप्रूवल के साथ वहाँ इन्वेस्टमेंट की है तो फिर तो आप 1% लेंगे मिनिमम टैक्स, या जो भी फाइनल होगा आप देंगे। लेकिन अगर ये बगैर अप्रूवल के ही वहाँ इन्वेस्ट हो गया है तो वो फिर वो सर वो नैब वाले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले आपके पीछे पड़ेंगे। एक क्वेश्चन था कि पैसा आया नहीं ना भाई, आया नहीं पैसा। जी ये सर क्वेश्चन था एक जी कि रिटर्न के अंदर जो प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट है उसकी लिमिट 2 लाख लगी हुई है, 2 लाख से ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं कर वो सकते। देखें, वो एक इंटरनल मैटर है, वो कभी एक्सेप्ट करता है कभी कुछ कभी कुछ। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने आपको 120(1) भी दिया है, रेड विद सेक्शन 171 है, मुझे लॉ परमिट कर रहा है फेमस ब्रांड जजमेंट के थ्रू और रेलिवेंट सेक्शन के थ्रू कि मैं वो एडजस्टमेंट आगे आप मुझे बताएं एग्जम्पशन सर्टिफिकेट में कितनी एडजस्टमेंट आप ले रहे हैं? वो कहते आधा एडजस्ट कर देते, आधा जमा करा दो। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो एग्रीकल्चर इनकम है हमारी, जी एग्रीकल्चर इनकम, जी जी उसकी रिटर्न के अंदर जो है उसकी टैक्सेशन कैसे होगी? मतलब वो जैसे पहले जमा हो रहा था, एक तो नॉर्मल टैक्स ये अच्छा किया आपने ये पॉइंट रेज कर दिया, ये मेरे पॉइंट में था लेकिन मैं उसको आप तक पहुंचा नहीं सका। देखिए एग्रीकल्चर इनकम, पहले तो आपको 2-3 चीज़ें बताता चलूँ। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 41 में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। लेकिन अगर आप सूबे को टैक्स नहीं देंगे तो वो 111 सेक्शन आपका जो है ना, उसके अंदर आपको 4A या 4 एक्सप्लेनेशन है, वो पढ़ लीजिएगा। फिर आपको फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, नंबर 1, लेकिन टैक्स आपको सूबे को देना पड़ेगा अगर एप्लीकेबल है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है, एग्रीकल्चर इनकम आपने ग्रॉस नहीं रिपोर्ट करनी, उसमें से जो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करके हैं। अगली बात ये है, चौथी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब आप कहेंगे मैंने रेंट रिसीव किया है, ठीक है, आप कहेंगे एग्रीकल्चर इनकम का रेंट आया है, तो वो तो ठेके पे भी आ जाता है। फिर वो जो नॉन ओन्ड प्रॉपर्टी है उसके पर्टिकुलर उसने आपसे ले लेने हैं। मैं रेंट में चेक करके आया हूँ रिटर्न में, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम आपकी वो ले लेगा पर्टिकुलर्स। आपने कहा जी दूसरे की प्रॉपर्टी है, वहाँ से ठेका मुझे आ रहा है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम ही है, तो उस नॉन ओन्ड प्रॉपर्टी का भी एड्रेस वो मांग रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो वो आप रिपोर्टिंग उसकी कर सकते। अब आ गया आखिरी कि उनको क्या करना है। AI जो है जी, जो आपका एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, वो आप ऑनलाइन जाके चेक करें, जो मुझे खबर आई है वो प्रोसेस में है। अब आपको 32A पे कोशिश करें एग्रीकल्चर टैक्स ना जमा करवाएं, जब तक वो CPR आ रहा है उसका भी PSID जनरेट होगा और ऑनलाइन उसकी रिटर्न ऑनवर्ड जो है वो फाइल होने जा रही है बहुत जल्द। अगर तो 30 सितंबर से, क्योंकि डेडलाइन उसकी भी वही आपको पता है जो इधर है, तो अगर उससे पहले हो जाए तो ऑनलाइन रिटर्न फाइल करें और PSID के थ्रू जमा करवाएं, 32A का फॉर्म का जमा ना कराएं। अगर उससे पहले नहीं होता तो फिर बेशक आप मैनुअल का देख लें, अगर वो मशीन पे नहीं पूरा आ जाता तो एग्रीकल्चर इनकम वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। जी अब आगे सर, लास्ट क्वेश्चन कि अगर MIS में आपका विद होल्डिंग टैक्स शो नहीं हो रहा
और आपको जो विद होल्डिंग एजेंट है वो आपको लेटर दे देता है, रूल 42 का जो है ना आपको सर्टिफिकेट दे देता है, तो वो हम जो है क्लेम कर सकते हैं? देखिए बात पता क्या, मैंने ना 2-3 केस फेस की हैं। एक में ये हुआ 40 लाख कटा हुआ था, एक में तो तकरीबन कोई 75 लाख रुपीस था। जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ डील करते हैं या ऐसी पार्टी जो चेक जमा कराते हैं, वो MIS में नहीं आएगा। फिर आपको वो चेक नंबर बताना पड़ेगा जो कलेक्टिवली आपने जमा करवाया। देखिए 2 ही चीज़ें हैं ना मेरे पास, या तो मैं चेक दूं या पे ऑर्डर ऑब्वियसली, या मैं आपको MIS का CPR जो है वो पेड का वो नंबर मैं आपको दूं। इसके अलावा खाली आप सर्टिफिकेट मुझे बना के दे देंगे बगैर एविडेंस के, तो वो टैक्सेशन ऑफिसर तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा भाई ये सब मुझे क्या पता, ये उसने जमा भी कराया है कि नहीं। सो आपको एविडेंस जो वेरीफाइबल होगा वो क्लाइंट से लेके देना पड़ेगा अगर वो MIS में। लेकिन MIS का मतलब ये नहीं है कि उसमें नहीं आया तो वो जमा नहीं हुआ, वो जमा हुआ है, सब्जेक्ट टू एविडेंस होएगा। सर अगर एविडेंस में वो CPR देता है, CPR में मिसाल के तौर पे एक वेरियस मिसलिनियस पार्टीज करके आगे अमाउंट जमा करवा दी उसने लमसम, तो फिर उसका ब्रेकअप दे के पार्टियों के नाम और NTN नंबर बताएं ना क्या हैं, और कोशिश कीजिए कि अपनी तरफ से ना कुछ एडलेस कर दीजिएगा, जो हुआ है वही प्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बड़ा कुछ हो रहा है। वो डिपार्टमेंट ने भी 1-2 चीज़ें लोगों की पकड़ी हैं। उसने एक ही चेक 3 बंदों को दिया और तीनों में लिस्टें बदल दी नहीं थे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो फिर आपको पता है डाउटफुल हो जाएगा बंदा। जी आपका कोई और सवाल? तो सर अगर मतलब उसके पास प्रॉपर डिटेल है तो उसका मतलब वो क्लेम हो जाएगा फिर? बिल्कुल होगा जी। देखिए मैंने 40 लाख का एविडेंस, चेक नंबर उनके लेटर हेड पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिखवा के, पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट से लिखवा के, और उस चेक को कहा सर आप अपने FBR के बैंक अकाउंट में चेक करें। वो वेरीफाई हुआ कि ये चेक नंबर इस अमाउंट का 40 लाख रुपया जिसमें बनता था, 3 डिफरेंट चेक्स थे, और ये इकट्ठा जो गया जमा होके ये जमा हो गया उसके अंदर, तो क्रेडिट हमें मिल गया था। लेकिन वो फिर मैं कहूँगा सब्जेक्ट टू वेरीफाइबल एविडेंस होएगा, खाली सर्टिफिकेट पर्पज सर्व नहीं करेगा। जी जी सर एक और मेरा सवाल है कि रिफंड के हवाले से। जी सर, हम जब रिफंड लेने जाते हैं तो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, कुछ ये मसलन मोबाइल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कहते हैं कि ये MIS में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो हम आपको इसका क्रेडिट नहीं देते। नहीं ऐसे, अच्छा करें बात पूरी करना। हाँ, तो उस सिलसिले में आया ये उनका जो एक्शन है वो जस्टिफाइएबल है? नहीं है ना सर। सर देखिए, या तो पहले आप मुझे प्रूफ करें कि आपका तमाम MIS तमाम लोगों के साथ लिंक हो चुका है, तो फिर तो आप मुझे सही कह रहे हैं। अगर आपके चेक वहाँ आ ही नहीं रहे, मैंने खुद आपको कहा 40 लाख रुपए का मैंने खुद क्रेडिट लिया, पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, फिर मैंने उनसे लेटर हेड पे लिखवा के मैंने कहा भाई उन्होंने नहीं मानना, आपकी मेहरबानी है मुझे वो चेक नंबर बताएं जो FBR के अकाउंट में गया है और आपकी पेमेंट कितनी थी मुझे वेरीफाई कराया। वो लेने के बाद कमिश्नर अपील में हम गए, वापस आए, फिर एडिशनल कमिश्नर को दोबारा दिखाया, फिर वेरीफाई हुआ, तो तब जाके उन्होंने उसको क्लियर कर दिया था। अभी भी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ क्रेडिट आ रहा है उसमें, कई बैंक नहीं आ रहे, कई प्रॉफिट ऑन डेट नहीं आ रहे अभी तक 100% वो लिंक नहीं हुआ। हाँ, अगर वो कहें जी हमने 100% लिंक कर लिया है और तब अगर ना आए तो फिर कोई इंटरनल फॉल्ट है, लेकिन फिर भी मैं एविडेंस बैंक से या पार्टी से ले सकता हूँ। अगर वो कहता है भाई मैंने जमा कराया है तो एविडेंस प्रिवेल करेगा। सिस्टम तो एक कोई भी फॉल्ट बता सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, और बट साहब मेरा एक क्वेश्चन है, वो आपने एग्रीकल्चर इनकम का जो हमारी प्रोविजन है 111(4) वाली, कि अगर प्रोविंशियल टैक्स नहीं दिया तो वो हमारा ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ ऐड होने से मेरा प्रोविंशियल टैक्स की एग्जम्पशन नहीं हो जाती प्रोविंस में, और बाद में अगर वो प्रोविंस मेरे से वो टैक्स ले लेता है तो यहाँ हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है कि उसको जो है ना अब वो वापस हो जाए। नहीं कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूँ। देखें, फ़र्ज़ कर लेते हैं मैंने सूबे को, पहले तो प्रेफरेंस ये करें कि सूबे को टैक्स, देखें ना कोर्ट में केस गया, उन्होंने कहा जी हम आपको टैक्स लगा रहे हैं, एग्री इनकम बना के नहीं, अदर इनकम बना के आपको 111 के अंदर हम टैक्स आपको लगा रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने कहा जी मुझे 2 दिन का टाइम दें। 2 दिन के बाद वो 32A फॉर्म पे जमा करा के आ गया, लो जी मैंने सूबे का टैक्स जमा करा दिया। उसने कहा ठीक है जी, वहाँ टैक्स बहुत कम था। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ कर लेते हैं आपके पास एविडेंस नहीं है,
वो इनएडवर्टेंटली इधर जमा करा देता है, तो उधर जमा करा के बाद में आप उससे रिफंड मांग लेना, कोई मसला नहीं है कि भाई अब जारी बात है मुझे फिर रिवाइज़ करना पड़ेगा, कोई ना कोई मैनर तो मुझे, क्योंकि जब तक अमाउंट शो नहीं होगी रिफ़ंड कैसे आएगा। या फिर डिपार्टमेंट खुद से मुझे कहे कि जी ये आपका एक्सेस पेमेंट आ गई है तो हम आपको वापस कर देंगे। ऑर्डर के थ्रू तो आ नहीं ना रहा, रिटर्न को फिर आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, जैसे 7E CVT और ये 4C के अंदर हो रहा है। जो पिछले टैक्सी जमा हो गए हैं वो तो जमा हो गए, अब मैं किधर खड़ा हूँ? या तो वो खुद मुझे ऑप्शन दे कि आप रिटर्न रिवाइज़ कर लें ताकि मेरे पैसे जो हैं वो पहले क्रिएट तो हो ना, वो भाई क्रिएट होगा तो वापस मांगूंगा ना जनाब, पहले क्रिएट तो करा लूँ फिर वापस भी आ जाएगा। जी जी सर, और कोई वही जो इस तरफ इधर है बराबर कर दिया उन्होंने, बराबर हुआ है 26 के लिए बराबर है। पहले था 25 में कुछ झगड़ा चला था, वो फिर ख़त्म हो गया, पहले वो अप्रूवल नहीं थी, प्रेजेंट करना था, कर कुर के उन्होंने फिर उसको इधर ले आया। हाँ जी, वो जो नॉर्मल स्लैब आपका चलेगा, लेकिन एरिया बेस या इनकम बेस विच एवर इज़ हायर का कॉन्सेप्ट भी ज़रा ज़हन में रखिएगा, ठीक है ना। और एग्रीकल्चरल इनकम नेट जो आपकी आएगी वो उनकी रिटर्न के अंदर खर्चे भी वो मांगते हैं उसी तरह जिस तरह आप नॉर्मल रिटर्न में देते हैं। जी जनाब, कोई और क्वेश्चन हो आपका? गिफ्ट में सर 2-3 चीज़ें आपने जेहन में रखनी है। पहली बात तो ये है कि लॉ अमेंड हो चुका है, अब आप प्रेजेंटली रिलेटिव के अलावा गिफ्ट नहीं लेंगे। 39(3) रेड विद 39 LA, ठीक है। वो कहता है कि आप, पहला तो पॉइंट हो गया रिलेटिव के अलावा नहीं होगा। दूसरा, जी सर, नहीं नहीं सर ऐसे नहीं है, नहीं नहीं हम कुछ और कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं, आप दो चीज़ें मुख्तलिफ पढ़ रहे हैं। उसको जब आप मिला के पढ़ेंगे ना, वो ये कहता है कि आपने रिलेटिव के अलावा किसी बंदे से आप गिफ्ट नहीं ले सकते, इरिस्पेक्टिव के वो कैश है, क्रॉस है, कुछ भी है। आपने रिलेटिव के अलावा 39 LA जो आप पढ़ेंगे ना, तो उसकी वर्डिंग को मिला के पढ़ना है 39(3) के साथ। ये काफ़ी बहस हुई है हमारी इस पर, बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी, तो वो लड़ाई भी होगी, सिर्फ वर्ड्स की लड़ाई जिसे कहते हैं। वो गर्म हो गए लोग कि जी आप सुनते नहीं हैं, फलाना ढिमकाना। मैं कहा सर इसको पढ़ लें आप, ये पाबंदी क्यों लगी? दो बातें बड़ी मुख्तलिफ है। मुझे एक चीज़ बताएं कि आप एक वो बंदा जिसको आप जानते नहीं हैं उसको गिफ्ट क्यों देंगे? पहला तो क्वेश्चन ही मेरा ये है। वो सब वो नेचुरल लव है, नेचुरल, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। लोग अननेचुरल को बीच में ला रहे थे, इसीलिए रिलेटिव आया। अच्छा, पहले आपको याद हो तो किसी भी बंदे से गिफ्ट हो जाता था, फिर वो 7 बंदे हुए, उसके बाद फिर ये रिलेटिव वर्ड उन्होंने कहा जी ये तो बहुत नैरो हो गया है, तो साथ में फिर असेंडेंट और डिसेंडेंट भी आ गए कि जी वो कज़न का भाई, वो उसका बेटी का बेटा, इस तरह करके वो दादा दादी पोत दादा नाना नानी, वो सारे उसके अंदर उन्होंने उसके अंदर रिलेटिव की डेफिनेशन ब्रॉडर 85 सबसेक्शन 5 में उन्होंने क्लियर किया। तो गिफ्ट पहला पॉइंट ये है, अनलेस प्रीसीडिंग ईयर ना हो, इस वक्त आप रिलेटिव के अलावा, इस्लामिक लोग आपको लॉ करता है वर्बल गिफ्ट आप बना सकते हैं, बट जो इनकम टैक्स लॉ स्पेशल लॉ है वो ये कहता है कि आपने रिलेटिव के अलावा किसी से गिफ्ट नहीं लेना। अब अगर आपने लिया तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बना के उस पर टैक्स लग जाएगा। जी भाई यही बात हो रही है, ये लड़ाई हो गई थी ना, उन्होंने कहा जी इस्लामिक लॉ फलाना फलाना। मैं कहा सर मैं वो नहीं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अब आप रिलेटिव के बाद फिर आप आगे जाएंगे, फिर उस पर जो जजमेंट्स ये है कि अगर आप भाई भाई को गिफ्ट दे देता है, कैश दे देता है, वो भी वेल्थ में शो कर रहा है, वो भी शो में कर रहा है, इसमें काफ़ी जजमेंट्स आ चुकी हैं। अगर दोनों भाई हैं और दोनों अपनी वेल्थ में शो कर रहे हैं और देने वाले के पास सोर्स है, तो इस पर 39(3) सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। वो फेक लोन के लिए था, ये जेन्युइन लोन है। तो केस टू केस बेसिस पे आपको गिफ्ट बड़ा क्रिटिकली देखना है, स्पेशली गिफ्ट रिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी रही बात जब आप रिसीव करेंगे तो वो लॉ आपका अमेंड हो गया, 79(3) अब आ गया, 37(4) ख़त्म हो चुका है। तो आप जो कॉस्ट देने वाले की है वही लेने वाले की ली जाएगी। अब मज़ीद एक बजट में और अमेंडमेंट आ गई है,
ये भी एक मसला है। वरासती केस में आपको कॉस्ट लॉ की जा रही थी, हमने कहा जी विरासत मिस यूज़ नहीं होती जनाब, इसमें क्यों कॉस्ट आप ले रहे हैं? तो उन्होंने अब 1 जुलाई से इसको अमेंड किया है कि जो FBR की फेयर मार्केट वैल्यू होएगी वो वैल्यू ली जाएगी कॉस्ट ऑफ द डोनर एंड डोनी। अभी भी हम एतराज़ कर रहे हैं कि भाई मुझे मार्केट के हिसाब से देना। अब मैंने आज अगर घर लिया है उनसे गिफ्ट में, विरासत में आज आया है, आज अगर वो 4 करोड़ का है तो बेचना भी 4 करोड़ का ही है ना मैंने। तो अभी तक फ़िलहाल वो FBR के रेट तक आ गए हैं, लेकिन पहले तो कॉस्ट पे चला गया था कि 10 साल पहले अगर 10 लाख का लिया है तो आज वो 10 लाख का नहीं है। वो हम लड़ाई कर रहे थे कि सर गिफ्ट मिस यूज़ होता है, प्रॉपर्टी विरासती मिस यूज़ नहीं होती। तो उन्होंने हमारी कुछ बात सुन ली है, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट है, लेकिन अभी भी हम फुली सेटिस्फाइड नहीं है कि इसको फेयर मार्केट वैल्यू जो मार्केट के अंदर है, क्योंकि मैं अगर आज लेता हूँ FBR का रेट 3 करोड़ है, मैं 4 करोड़ का बेच देता हूँ तो करोड़ रुपये का फिर गेन आ गया। यार आज ही लिए आज ही बेचा है, दोनों में फ़र्क आ गया, ये क्या चक्कर है? तो बहरहाल चूँकि अब लॉ है तो हमें रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा FBR के रेट के मुताबिक। आज की डेट में जो 1 जुलाई 2026 से काम शुरू हुआ है उस पर उन्होंने ये रेट बदला है, अदरवाइज़ पीछे तक कुछ सालों में वो कॉस्ट को ले रहे थे। जी जनाब, कोई और? कैपिट कौन सा जी? सर ये तो बिजनेस इनकम है ना आपका। ये पहले ना डेफिनेशन चेंज हुई थी एग्री इनकम की, वो फारग हो गया वापस। सर देखें एग्रीकल्चर इनकम बड़ा क्लियर है। लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान सेक्शन 41 में, आपने कोई लेबर एफर्ट करनी है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ना हो तो आपकी वो एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगी। अब आप उसको रेंट पे ठेका दे के भी करवा लें। मेरा एक एतराज़ भी है, आप एक ही वक्त में एक ही ज़मीन से दोनों बंदे एग्री इनकम कैसे कमा सकते हैं? जो कल्टीवेशन कर रहा है उसकी भी एग्री इनकम, अगर वो ठेके पे दे देता है जो रेंट आता है वो भी एग्री इनकम। ये कैसे हो गया भाई? ये तो आपको लगता नहीं कि अपने लिए कानून कुछ और बना दिया आपने? आपका जो सिक्योरिटीज़ का गेन है ये सेपरेट ब्लॉक में क्यों जाता है? तो प्राइवेट कंपनी वाला नॉर्मल में टैक्स है। तो लगता नहीं कि आपने कानून अपने लिए कुछ और बना दिया, दूसरे के लिए कुछ और। एग्री इनकम आपकी अभी भी सूबे के पास है, तो जो दूसरे लोग कमाते हैं वो नॉर्मल बिजनेस में वो ऐड करके टैक्स दे रहे हैं, वो अलग चला गया है। अगर वो रेट बराबर भी किए हैं तो क्लब तो उसने किसी के साथ होना नहीं, वो तो अलग ही रहेगा ना जी। तो कहीं कहीं ऑब्वियसली 92 पैरा क्या था जो बताया था आपको, तो कहीं कहीं वो अपने लिए कोई ना कोई चीज़ फेवरेबल लोगों को, स्पेसिफाइड सेक्टर को, लोगों को फेवर, ऑब्वियसली वो रहना भी है ना जनाब इस कंट्री में, तो रहने के लिए कुछ कीमत भी देनी पड़ेगी, तो वो दे रहे हैं इसी तरह ही रहने के लिए। तो कहीं कहीं ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा होता है कि सर ये प्रिंसिपली हम इसे एग्री नहीं करते, लेकिन चूँकि कानून है तो उसको चैलेंजिंग हम ये कह सकते हैं कि जी हम प्रिंसिपली एग्री नहीं करते, लेकिन मानना तो बहरहाल पड़ेगा हमें, जजेस की रिस्पेक्ट तो हमने करनी है ना। तो कहीं कहीं वो फेवर कर जाते हैं लोगों को, स्पेसिफाइड सेक्टर को। आप IPPs को देख लेना, अगर वो प्रोडक्शन नहीं भी करते तो मिनिमम चार्ज आपको चार्ज होना है, पेमेंट डॉलर्स में होनी है। इनकम टैक्स 40 साल के लिए एग्जेम्प्ट है, 30 से 40 साल। तो ये मेरा तो IPP, आप लोगों से मुझे नहीं लगता किसी का IPP का कोई होएगा। तो वो आप समझते हैं कि स्पेसिफाइड सेक्टर को, जी वो स्पेसिफाइड सेक्टर को बेनिफिट देने के लिए ऑब्वियसली ये चीज़ें पास हों। वो अब वो इसमें किस हद तक सही है गलत है ये मेरा काम नहीं है, हमारा काम है यार हो क्या रहा है। जी कोई और सवाल सर? जी सर, मेरा सवाल ये है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, दुबई में जॉब करता है, जो कंपनी है वो दुबई बेस्ड है, लेकिन वो उन्हें अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए कभी यूरोप कभी अमेरिका भेज देती है। अब वो 183 डेज़ तो पाकिस्तान से बाहर रहा, लेकिन वो 183 दुबई में भी नहीं रहा, वो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी कंपनी के काम से जाता आता रहा है, बट सैलरी उसे मिल रही है दुबई से। अब इसके अंदर लॉ क्या कहता है और सेक्शन 11 सब सेक्शन 6 क्या कहता है? आप इस बहस में पढ़े ना, पहली बात तो ये है आपने पहले ये साबित करना है कि ये बंदा पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट है कि नहीं। अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो इसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल ही नहीं है। मेरी तरफ से दुबई में वो पे करे, ऑस्ट्रेलिया में पे करे या ना करे, मुझे क्या लेना देना उससे। मुझे तो सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस पे एक दफ़ा ये इस्टेब्लिश करना है कि ये पाकिस्तान के लिए नॉन रेजिडेंट अगर हो गया तो चैप्टर उधर ही ख़त्म हो गया। जी
देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास भी नॉन रेजिडेंट के केसेस हैं। हम क्या करते हैं कि नॉन रेजिडेंट की अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी तो फिर वो रिटर्न फाइल करेगा 114 सेक्शन में। पहली बात तो ये। वैसे नॉन रेजिडेंट विडो और वो जो ऑर्फन एज और जो माइनर हैं, अगर उनकी कोई सिर्फ प्रॉपर्टी और गाड़ी है तो उनको रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है। लेकिन अगर आपने ATL में लाना है तो फिर करनी पड़ेगी, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में लाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास दोनों ही केसेस हैं, एक की इनकम आ रही है पाकिस्तान सोर्स इनकम, एक की नहीं आ रही, एक की नील की रिटर्न जाती है, वेल्थ स्टेटमेंट और रिकन्सिलेशन कैश फ्लो हम बना के रख लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे कल को रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट मांग नहीं सकते। 116 सेक्शन जाके पढ़ लीजिएगा, उसमें कमिश्नर इज एम्पावर्ड कि वो आपसे वेल्थ स्टेटमेंट या वेल्थ इनकम टैक्स रिटर्न आपको रिक्वायर कर सकते हैं। आपको उसका जवाब देना पड़ेगा प्रॉपर, ताकि अगर आप पे लॉ अप्लाई होता है तो आप करें, और अगर नहीं है तो फिर आप उसका प्रॉपर जवाब दें। लेकिन सोर्सेज और फंड्स की इन्वेस्टमेंट आपको साथ साथ बना लेनी चाहिए, ताकि कल को जब अगर ये रिक्वायर हो कि जी एकदम से 100 मिलियन आ गया है तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है। तो कुछ नॉन रेजिडेंट ऐसे हैं वो कहते हैं जी हमारी वेल्थ लाजमी आप फाइल करें, क्योंकि कल को जब हमने पाकिस्तान आना है तो एकदम से इतना कुछ कहाँ से हम उसको दिखाते फिरेंगे। तो इसलिए केस टू केस बेसिस पे लॉ रिक्वायर नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं वॉलंटरली तौर पे, जो मैं कर भी रहा हूँ, एक की मैं फाइल करता हूँ एक की मैं नहीं करता, उसकी कहने के ऊपर, लेकिन लॉ आपसे रिक्वायर नहीं कर रहा, कमिश्नर बाद में मांग सकता है। जी सर, इसमें जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का होता है, इसमें नॉर्मली वो लोग केवल EMI अमाउंट में पार कर लेते हैं अपनी पेमेंट्स को, और फिर वो थोड़ा थोड़ा अपने अकाउंट में लेते रहते हैं। तो उस सूरत में बैंक को भी आइडिया होता है कि इसमें 154 एक बार टैक्स आते हैं या नहीं, तो उसमें रिटर्न के साथ फिर वो 1% या 0.25% पे कराएंगे या। देखें, ये ना हमारी बहस हुई थी कि पायनियर या पेपॉल के थ्रू लोग पैसे ला रहे हैं, तो आपने वो सप्लाई आपने एक्सपोर्ट की है, उस पार्टी ने पहले उस अकाउंट में दिया है, उससे फिर आपके पास आया। अगर आप अपनी इनवाइसिस को उस बैंक एंट्री के साथ मुझे रिकनसाइल कर देंगे ना, तो फिर आपको टैक्स ऑफिस छोड़ सकता है। लेकिन अब आप हुंडी के थ्रू बेच के घुमाई जा रहे हैं पैसा, वहाँ कमाया कोई नहीं, आपने भेजा भी कुछ नहीं, तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होगी। सो अगर जेन्युइन है, बिल्कुल एक्सपोर्ट हुई है, उसके थ्रू आप प्रूफ कर देते हैं कि ये पैसा पहले उधर से उधर गया और उधर से फिर इधर आया, तो आप अपना फाइनल डिस्चार्ज में उसको बेच सकते हैं। लेकिन पेपाल और पायनियर अभी स्टेट बैंक ने रिकग्नाइज नहीं किया, ये मैं पहले बता दूं आपको, अंडर प्रोसेस है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हम इसको प्रूव करके तो बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रूव ना कर पाए फिर मुश्किल हो जाएगी कि ये पैसा किस चक्कर में पाकिस्तान में आ रहा है। ऑब्वियसली देखें ना, आपने पायनियर के अकाउंट में एक चीज़ रियलाइजेशन कर ली है तो आप इन्वेस्टमेंट तो शो करेंगे ना, वरना तो फिर कल को जब पैसा आएगा तो आप टैली नहीं कर पाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा आपका, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के बाद पैसा किधर है, या रिसीवेबल है या रिसीव्ड है, या दोनों ही हो सकते हैं, डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे। तो आपने बैंक को बताया कि ये एक्सपोर्ट की रियलाइजेशन हुई है, तो उसने क्या कहा? क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं ना हुआ दूसरी तरफ से, तो वो मैंने चैनल आपको अभी बता दिया कि आप उसको प्रूव कर देंगे तो फिर है। अब एक और भी चीज़ है मेरी तरफ से, फॉरेन रेमिटेंस में एक और पॉइंट ऐड कर ले। एक बंदा हमारे पास आया, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, उन्होंने कहा जी मेरी एक्सपोर्ट हुई है सर, मैंने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है 210 मिलियन का, सिंपल सी एग्जांपल बनाई, उसमें 10 मिलियन मेरा उसका खर्चा हुआ है और 200 मिलियन आप मेरा वाइट करें और मुझे ऑडिटेड अकाउंट्स बना के दें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप एक काम करो, वो जो आपका बाहर की पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, उसकी कॉपी पहले लेकर आओ। तो मुझे कहने लगा जी वो आपने क्या करनी है, तो मैंने कहा तुमने ऑडिटेड अकाउंट्स क्या करने हैं, आपको क्या लगता है हम बेवकूफ़ बैठे हुए हैं यहाँ पे? ये कौन सा बंदा बेवकूफ़ बाहर बैठा हुआ है जो तुम्हें 210 मिलियन के खर्चे के गेंद 210 मिलियन भेजी जा रहा है? ये कौन है भाई? तो उन्होंने ऑडिटेड अकाउंट्स पर्पज़ के साथ लगाए हैं, और प्लस वो रीज़नेबल भी होना चाहिए
अब हम आईटी वालों का काम कर रहे हैं, 40 से 50% कॉस्ट है उनकी। जो लोग कॉल सेंटर या आईटी के जो भी मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, उन्होंने जनाब उनकी आप 40 लाख रुपए का तो उनका नेट का बिल आ रहा है भाई। एम्प्लॉइज़ उनके आप चेक करें, पूरे फ्लोर उन्होंने किराए पे लिए हुए हैं, 6-10 20 लाख तो किराया पड़ रहा है उनका। ठीक है, पैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप कुरान मजीद ऑनलाइन पढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, आप कहते हैं जनाब मेरा तो नेट का 10,000 का बिल सारा आता है, 3 लाख मुझे मंथली आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, आप प्रूव कर दें। अगर आप प्रूव कर देते हैं तो 1% पे करें, आपकी जान छूट जाती है। लेकिन अगर आप किया कुछ नहीं और इधर हुंडी के थ्रू पैसा भेज के कहेंगे जी पाकिस्तान में आ जाए और वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो काम नहीं चलेगा। इसलिए फिर वही घूम फिर के आप एक सेंटर पॉइंट पे आएंगे, वेरीफाइबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसके बगैर आपकी जान यहाँ से नहीं छूटेगी। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। एक और है, आखिरी ले लें, आखिरी सवाल हैं कितने हैं, अगर ज़्यादा है तो एक छोटा सा गैप लेते हैं, फिर उसके बाद बेशक सवाल कर लीजिएगा। सबसे पहले चीफ होगी चीफ कमिश्नर साहब की, मोहम्मद साहब पेशी साहब की रसूल फरमाएंगे जनाब कमिश्नर मोहम्मद नवाज साहब। Commissioner with voting rights, Commissioner Multan. की शीट होगी जनाब मोहम्मद उमर शफकत साहब, एडिशनल कमिश्नर आरटीओ मुकाम। शीट होगी जनाब नदीम भट्ट साहब की, और रिक्वेस्ट करूँगा कमिश्नर साहब मोहम्मद नवाज साहब से हैं, कमिश्नर मोहम्मद नवाज साहब से कि वो चीफ पेश करेंगे। नदीम भट्ट साहब को ओके नहीं दिया, वो बड़ा खुश हो गया, लेकिन तो वो जनाब मोहम्मद यूसुफ गाजी प्रेसिडेंट मुल्तान के सवाल ओके पेश करेंगे। बहुत मेहरबानी सर, आप लोगों से की दोबारा तशरीफ लाने की, और बहुत मेहरबानी सर, मैं नदीम भट्ट साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लें और हमारे मेंबरान के सवालों का जवाब दें। जनाब मोहम्मद नदीम भट्ट। हाँ जी, बैठ जाते हैं। बोले कि पानी बस मुझे दे, थोड़ा सा ठंडा, एक नहीं नॉर्मल, ठीक है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए।
किसका तो दूसरा माइक किधर है? सर बहुत शुक्रिया सर, आपकी तकलीफ है, बहुत शुक्रिया। सर मेरा क्वेश्चन है, बहुत शुक्रिया सर। सर चले मुलाकात रहेगी जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरी एक्सपोर्ट सेल है, मैंने एक्सपोर्ट की 100 मिलियन की, उसमें से 50 मिलियन मेरा रियलाइज़ हो गया है, जिसके अगेंस्ट 154 डिडक्शन हो गई है। अब 50 मिलियन मेरा भी रियलाइज़ नहीं हुआ, जबकि साल क्लोज हो गया है और अब मुझे रिटर्न सबमिट करनी है। तो इस सूरत में क्या मैं जो टैक्स मेरा डिमांड होगा वो मैं अभी जमा कराऊंगा या उसकी रियलाइजेशन का वेट करूंगा? देखिए 154 जब आप पढ़ेंगे ना, इंक्लूडिंग 154, दोनों के प्रिंसिपल सेम है। रियलाइज्ड होगा तो तभी आएगा, वरना आप रिसीवेबल में स्टैंड कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में जब रियलाइज्ड होगा तब, अप्रूवल बेस नहीं है। सेल पूरी बुक होगी ना अप्रूवल बेस पे? नहीं, ऐसा नहीं होता। 154A ये कहता है कि जो रियलाइज्ड अमाउंट होगी उस पर बैंक काट के देगा आपको पैसे, तो जो रियलाइज्ड ही नहीं हुआ उस पर वो डिमांड निकाल ही नहीं सकते भाई। आपने पहले 154A से अब आप बड़ी खूबसूरती से 154 में चले गए आप। तो वो भी यही कहता है कि जो 150, अगर वो डिडक्टेबल वर्ड यूज़ करता है, देखें बात ये है, 2 दफ़ा तो टैक्स नहीं ना मैंने देना। अगर मैं वो ने कहा जो बैंक काटेगा वो आपका मिनिमम टैक्स कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा 1%, ठीक है। अब 1.25% भी अपनी जगह पे है, 1% भी आ रहा है, फिर नॉर्मल टैक्स भी आपका आएगा। इनमें से जो हायर होगा वो बाहर आएगा फिर। अब मेरी बात समझ रहे हैं? सो अब सिचुएशन बदल गई है कि जो 1% है वो आपका 154 का मिनिमम टैक्स है, 113 अलग है, ठीक है। वो अपनी जगह नहीं, विच एवरेज हायर आएगा ना बाहर असल में। जी ऐसा ही है। अगर आपकी कंपनी है तो आपको अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स भी जेल में रखना है। आपका माइक सर आया था। वही मेरी एक एक्सपोर्ट थी, वन एंड ओनली, या इससे आगे मेरी एक्सपोर्ट नहीं है। अब वो बाद में 120 डेज़ के बाद रियलाइज़ होगी, तो मैं अब अपनी रिटर्न डिक्लेयर करना चाहता हूँ। तो इस सूरत में मेरा टैक्स तो बाद में डिडक्ट होगा, अब मैं अपनी रिटर्न कैसे फाइनल करूँ? नहीं, आप पहले टैक्स ईयर मुझे बताएं कौन सा है। टैक्स एक्सपोर्ट रियलाइजेशन के लिए 154(1)A। नहीं, टैक्स ईयर कौन सा है? टैक्स ईयर 2026, क्योंकि 24 तक वो फाइनल डिस्चार्ज था। हाँ, 24 के बाद वो मिनिमम में चला गया। उस वक्त तक तो कोई इशू नहीं था, जितनी रियलाइज हुई वही हम डिक्लेयर करके पास ऑन कर देते हैं। अब क्या करें? अब ऑब्वियसली देखिए 154 तो क्लियर है कि बैंक ने आपको काट के ही देना है। वो काटना ही काटना, वो रियलाइज्ड होगा तो तब काटेगा। वो मुझे ये नहीं करेगा कि मैं ऑलरेडी पहले अपनी डिक्लेयर कर चुका हूँ या मैं अपनी पे कर चुका हूँ लायबिलिटी, तो आगे नहीं काटेगा वो मेरी इसके रियलाइजेशन के अगेंस्ट। उसने डेफिनेट काट लेना है, तो मैं उस वक्त क्या करूँगा उसका? देखें अकाउंट्स का प्रिंसिपल तो सिंपल है, वो तो अप्रूवल बेस पे जाएगा, उसको तो वो पूरा हो गया। अब जब आप टैक्स में जाएंगे तो वो आपको 154 में लेके जाएगा कि जी इसके अंदर जो मिनिमम आपका बनता है 1%, वो मुझे कैलकुलेट करके दे, और वो आ रहा है रियलाइज्ड अमाउंट के ऊपर, वो अप्रूवल पे बेस पे नहीं है, ठीक है। 113 है वो अप्रूवल बेस पे है, वो अब आया या नहीं आया वो अपनी जगह पे है। क्योंकि अगर मैं आज आपको पे कर देता हूँ, कल जब रियलाइज होगा फिर 1% वो काट लेगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो 2 दफ़ा तो नहीं ना आप एक इनकम पे टैक्स लेना। हाँ, तो इस वक्त तो मैं रिटर्न तो सबमिट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? रिटर्न तो सबमिट नहीं कर सकता, वो जब क्यों? मैं पे नहीं कर सकता। मैं अपनी रिटर्न में 113 क्रिएट हो जाएगी। कौन सी लायबिलिटी?
अभी कि मैं जब डिक्लेयर करूँगा कि मेरी इतनी सेल है हाँ जी, 100 मिलियन की, तो उस पर मेरी तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो रियलाइज नहीं हुआ ना। देखें ना, दो प्रिंसिपल अलग अलग है ना। एक एक्सपोर्ट का प्रिंसिपल अलग है। अगर उसमें वर्ल्ड ये यूज़ हो रहा है कि जो टैक्स रियलाइज्ड अमाउंट के ऊपर होगा वो मिनिमम टैक्स है, तो आप ज़बरदस्ती अप्रूवल को क्यों बीच में डाल रहे हैं ना। मेरा जब वो आएगा मैं ऑफर कर दूंगा उसको। अब मजबूरी ये है कि अगर आप अप्रूवल पे करना चाहते हैं, कल को फिर कट गया, फिर आप उसकी एडजस्टमेंट, फिर रिफंड मांगते फिरेंगे, तो यही होगा। वो रिफंड तो होगा नहीं, मिनिमम। अगर आपके पास पैसे हैं और आप उसको देना चाहते हैं तो उनको कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन 154 बड़ा क्लियर है, रियलाइज्ड अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं आना है। हाँ, तो फिर उतना देखें, टोटल के अंदर तो पूरा ही आएगा ना। आगे जो रियलाइज्ड अमाउंट है वो उतना लिखे जितना आया है। मैं फिर टर्नओवर ही उतनी लिखूं जितनी मेरी है। टर्नओवर तो इनवॉइस बेस ही है ना, वो तो रियलाइज हुई है। वो तो बिजनेस इनकम कंपनी के लिए अप्रूवल के अलावा और कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। तो फिर तो अगर ये कर देते हैं, फर्ज करें, तो आगे जब रियलाइज्ड होगा उसमें फिर ये रिफंड मांग ले। यही तो मैं कह रहा हूँ इनसे। मिनिमम टैक्स है, वो रिफंड नहीं होगा, लेकिन नहीं, पर एक इनकम पे 2 दफा टैक्स भी नहीं ना होता ना। वो तो अल्टीमेट ही है। अगर मैं अब अपनी सेल कम शो करता हूँ, जितनी मेरी रियलाइज है उतनी सेल शो कर लेता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होता। वो तो प्रिंसिपल ही गलत हो गया ना। आप फिर मेरे लिए इशू होगा कि मेरा वो एआई उठा लेगा मेरे जीडीएस को। आप सेल पूरी डालें। मैं आपको जो कह रहा हूँ, आप लॉ के मुताबिक चले, अपने फार्मूले ना लगाएं। आप जो आपको कहा जा रहा है वो करें, लॉ जो कह रहा है। और कोई सवाल आपका है तो कर लें जी। वो पीछे भी मेरे ख्याल कोई 1-2 और सवाल भी थे जी। और वो सर को दीजिएगा माइक। भाई ये ना पानी एक और गिलास दे दीजिएगा। सर जी, फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर पेमेंट आई है, फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर फॉरेन रेमिटेंस आई है। हाँ, तो अभी तक इन कैश नहीं हुए। हाँ, तो क्या उसे फॉरेन रेमिटेंस लिया जाए? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, बात ये है, आप ना पढ़े सेक्शन जाके 71, वो ये कहता है कि अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे तो जिस दिन आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस दिन का कन्वर्जन का रेट लिया जाएगा। फर्ज करें आपने लिया, ये 30 जून तक रिपोर्टिंग करनी है ना, आपको पैसे आए, अज्यूम कर लेते हैं 31 मई को, आपने उसको क्या करना है, 2 तरीके हैं आपके पास। हम लोग क्या करते हैं कि जिस दिन आप पैसा लेकर आए हैं उस दिन का रेट उसको लगाते हैं। 71 सेक्शन ये कहता है जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी उस दिन का कन्वर्जन का रेट लगेगा। और आपने कन्वर्ट क्यों करना है उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में अकाउंट्स रुपीज़ में बनाए जाते हैं, आप फॉरेन करेंसी को डॉलर में रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो आपको ना चाहते हुए भी उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, गेन लॉस आपने कोई नहीं निकालना क्योंकि अभी तक आपने उसको बेचा नहीं है। जब तक आप पैसा कन्वर्ट नहीं कर लेते तब तक आपका प्रॉफिट या लॉस जनरेट नहीं होगा, एक्चुअल जिसे आप कहते हैं। मसलन मैंने जब खरीदा वो 100 रुपये का डॉलर था, जब कन्वर्ट मैंने करवाया वो 300 का हो गया। उस वक्त रेट मैंने 100 रुपये के हिसाब से मुझे कितना मिला, जब मिलेगा तब मेरा गेन या लॉस होगा, उससे पहले नहीं। आपने उसको रुपीज़ में रिपोर्ट करना है और कोई गेन या लॉस रिकग्नाइज नहीं करना जब तक कि पैसा बीच में से निकलना है। जी क्लियर है? 30 जून को क्लोजिंग कब लिया जाए? 30 जून की क्लोजिंग का जो डेट है? नहीं, जिस दिन 71 सेक्शन खोले ना जाके, उसका 2 या 3 है, वो कहता है जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है। अच्छा, अगर मैं आपको एक अच्छा आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूँ। अक्सर लोग वो कहते हैं जो आप कह रहे हैं कि 30 जून का रेट लगाओ। ठीक है, मेरा एक सवाल है आपसे, तो क्या आपकी ज्वेलरी, गाली और प्रॉपर्टी का रेट नहीं बदला? उसको क्यों नहीं कन्वर्ट किया आपने? फॉरेन करेंसी में आके जो आप अपना फार्मूला लगा रहे हैं, तो ज्वेलरी का भी रेट 4.5 लाख पे पहुंच गया, फिर उसका क्या करें? तो इसलिए रियल ट्रांजैक्शन बेस पे आपने करना है, अदरवाइज आप कन्वर्ट करके उसको उसके अंदर रिपोर्ट कर देंगे। अब मेरा ख्याल है आप पहुंच गया होगा जवाब आपको। जी सर, लास्ट ईयर $5,000 अकाउंट में थे,
और अब भी 5000 ही है। ठीक है, वो डिफरेंस कैश का जो है पाकिस्तानी रुपीज़ का, उसका क्या करना है? नहीं देखे दो चीज़ें ना, पहले आप ये चेक करें कि ये पर्सनल है या बिजनेस है। Individual। अगर पर्सनल है तो वेल्थ में जाएगा, अगर बिजनेस है तो बिजनेस में जाएगा। जो इंक्रीज हुआ है वो कैसे रिकनसाइल होगा? क्या कह रहे हैं? जो अमाउंट इंक्रीज हो देखें मैं आसान कर देता हूँ, मैंने $5000 रिसीव किए 31 मई 2025 को। यस, उस वक्त मुझे मिला जो मार्केट में जब वो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हुई तो रेट था फर्ज करें 250 रुपये, जी मैंने 250 पे रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे जो रेट है ना, बिल्कुल ठीक। अब जब तक आप इसको एक्चुअली कन्वर्ट नहीं करेंगे ये 250 रुपये पे ही रहेगा। मतलब हम बैंक वेल्थ स्टेटमेंट में सेम वही लिख देंगे amount। और अब आपको रिकन्सिलिएशन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वो जवाब भी आ गया साथ ही। जी सर। हाँ जी, जब ए मानेंगे तो बी ऑटोमेटिक हो जाएगा जी। और कोई जी, वो सर पीछे पूछ रहे थे। अच्छा सर, दो चीज़ें हैं। एक ये कि फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट है, बाहर से फ़ॉरेन रेमिटेंसीज आए हैं, क्योंकि रेमिटेंसीज की 4 कंडीशंस हैं कि वो कन्वर्ट होने चाहिए पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो वो तो मेरा तो फ़ॉरेन करेंसी लोकल अकाउंट है, तो वो रेमिटेंसीज ही कंसीडर होंगी? पहला सवाल। क्या होगा वो रेमिटेंसीज ही कंसीडर होंगी ना? अच्छा आगे चले आप, आगे एक हो गया। दूसरा सर ये है कि जो विमेन अपना रिलीफ है विमेन और बिजनेस का, ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड बिजनेस है क्या उस पर भी है? और अगर लाइक AOP है उसमें दोनों जो पार्टनर्स हैं वो विमेन है, 2020-21 से वो रजिस्टर्ड बिजनेस है, उनके लिए या न्यू स्टार्टअप के लिए? देखिए उसका जो क्लॉज है ना वुमेन वाला, उन्होंने मेरा ख्याल है कि 1 जुलाई 2021 के बाद बिजनेस शुरू हुआ हो, तो पुराना तो नहीं आएगा इसके अंदर, माजरत है। अब रही बात मैनेजमेंट की, तो उनका फीमेल्स का होना ज़रूरी है, चाहे वो कंपनी है, इंडिविजुअल या AOP है, मेल बीच में नहीं होगा, और ना ही आप रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा, ये सिर्फ बिजनेस इनकम पे जो नॉर्मल टैक्स है वो है, उसके अलावा अगर कोई इनकम है तो उस पर नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस इनकम की हद तक है। नहीं, एक मिनट, हॉस्पिटल एक रन हो रहा है, उसमें क्या है? दोनों फीमेल है, ठीक है, बट ठीक है, क्लियर हो गया आपका। उसने बिजनेस इनकम की बात की, स्टार्टिंग डेट की बात की, और सिर्फ बिजनेस इनकम पे 25% का रिबेट दिया। बिल्कुल मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। रेमिटेंसीज वाला में आपने क्या कहा था, बाहर से पैसा आया? तो वही वो सवाल कर रहे थे आपके साथ बैठे हुए भी। नहीं देखें, मेरी बात सुने, एक मिनट रुक जाएं आप। अगर आपको पैसा ही 30 जून को मिला है या 28 जून को मिला है और आपने सर्टिफिकेट जुलाई में बनाया है, तो 30 जून में कैसे कन्वर्ट होगा वो? मैंने तो करवाया ही नहीं वो। समझ आ रही बात? एक केस ऐसा भी आया था हमारे पास, आधे उसने कन्वर्ट करवा लिए, आधे बैंक में पड़े रह गए। तो हमने कहा भाई वो तो कन्वर्ट हुआ ही नहीं अभी तक। हाँ, तो फॉरेन करेंसी अकाउंट ही है ना, आपने डॉलर या जो फॉरेन करेंसी है उसको कन्वर्ट नहीं करवाया। नहीं, एक रुक जाए ना, पहले रुक जाए ना जनाब, बहुत जल्दी में आप बैठ जाए आप। देखें बात ये है, अब आपने ये लिखना है फॉरेन रेमिटेंसेस, आप बिल्कुल लिखेंगे फॉरेन रेमिटेंस है, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे नॉट येट कन्वर्टेड इनटू रुपीस, ये आपने लिखना है। बट ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ द वेल्थ स्टेटमेंट या बैलेंस शीट इसको रुपीस में कन्वर्ट किया गया है, बस। अभी कन्वर्ट नहीं हुए, पैसा आ गया है, फॉरेन करेंसी में पड़ा हुआ है, आपने रुपीस में उसको कन्वर्ट नहीं करवाया, क्योंकि अगर आप 111(4) में जाना चाहते हैं, अनएक्सप्लेन्ड है, तो फिर आप उसको बाद में बैंक से कन्वर्ट करवाएंगे, तो तब आपका वो वाइट होगा, ये मैं आपको बता दूं। अभी सिर्फ आपने लिखना है कि वो कन्वर्ट नहीं हुआ, ये वेल्थ स्टेटमेंट और रिकन्सिलिएशन, देखें ना बैंक में डॉलर तो पड़े हुए हैं,
अगर आप शो ही नहीं करेंगे तो आपकी रिकन्सिलेशन आउट हो जाएगी, तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन वो सर्टिफिकेट और कन्वर्जन अभी तक आपके पास नहीं होगी, वो बाद में आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं और मैं वो बताना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे पास है एक स्टूडेंट है, बाहर रहता है, वो पाकिस्तान में आता है 3 साल बाद, उसका एनटीएन तो बन गया था ATL के लिए। अब जब वो पाकिस्तान आता है तो प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करता है, तो उसकी तो पीछे से नील आ रही है, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे ऐड होंगी? नहीं, वो पैसा जब आपने यहाँ उसने लिया प्रॉपर्टी, तो पैसा किसने दिया उसको? वो तो अपना पेरेंट्स से नहीं लिया, इनके अपने ही उसने स्टडी के साथ जॉब भी की है वहाँ पर। तो वो पैसा पाकिस्तान में कैसे आया? वो अपने बैंक में लेके आए ना। लेके आया ना पैसा, तो वो अपना सोर्स उधर से क्लियर कर दे, इधर पैसा ले आए, हो जाएगा। लेकिन फिर सेंडर का नाम और वहाँ अर्न किया हो, वो ये 2 चीज़ें आपको प्रूफ देखे ना। आप यहाँ से ही हुंडी के थ्रू 6 करोड़ भेजें और बाहर से कहें जी मैं समझे कि बिजनेस हुआ तो पैसा आ गया 6 करोड़, तो कहेगा तुम बाहर करते क्या थे भाई, तुमने तो किया ही कुछ नहीं बाहर। तो फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, वहाँ लोन भी हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है, सोर्स आपको बताना पड़ेगा बाहर क्या था, जेन्युइन सोर्स जिसे आप कहते हैं। वो लोन भी, कुछ लोगों ने लोन भी लिए हुए हैं। मेरे एक क्लाइंट के पास 6 करोड़ रुपये 1 साल में आया। मैंने कहा भाई तुम्हारी तो इनकम थी सारी 2 करोड़ रुपये, तुम 6 करोड़ कहाँ से लेकर आए हो? उसने कहा जी मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो वो पैसा मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ भेजा है। तो मैंने कहा लोन का डॉक्यूमेंट दो भाई। तो आपको सोर्स एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, फिर आप वो पैसा प्रॉपर चैनल के थ्रू पाकिस्तान में ला सकते हैं। सर अगर उसका सोर्स बनाते हैं वो तो काफ़ी सारा टैक्स बन जाता है, जो कि वो कहता है मैं तो स्टूडेंट था, वहाँ जाके मैंने नहीं, पैसा कमाने के बाद आप कहते हैं बहुत सारा टैक्स बन जाता है, वो तो बनेगा। जी जी सर ये बताने की जरूरत क्या है आपको? आप सोर्स क्रिएट करें जेन्युइन तरीके से। इससे लग ये रहा है कि वो पैसा कमा रहा है यहाँ या बाहर, जो भी है सोर्स प्रॉपर होगा तभी जान छूटेगी उसकी, वरना वो अनएक्सप्लेन में डालेगा आपको 111 सेक्शन में। ठीक है सर। नेक्स्ट टाइम मेरा सैलरीज की रिटर्न्स पर सर क्वेश्चन है। जी जी सर सबसे पहले तो है ना, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो ये ना किसी का टैक्स जमा नहीं कराते, तो हम ये करते हैं जी उसका जी वो रिटायर्ड होने वाला बंदा हो गया, उसकी इतनी साल की सर्विस भी होगी, पीछे से 1 रुपया उसका डिपॉजिट नहीं है। अब हम ये जो 26 की रिटर्न बना रहे हैं, इसमें अब मेरे पास तो FT नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, MIS पे उसकी तो 1 रुपये की पेमेंट शो नहीं हो रही, तो मैं अब उसको उसमें 999 करके 8 कर देता हूँ, क्योंकि उसकी तो पीछे वो है ही नहीं, तो वो बंदे अभी परेशान है कि हमारा ये इन्होंने तो जमा ही नहीं करा रहे शुरू से ही। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट दिए हैं उसको। हाँ जी, उसको बंदे को रिटायरमेंट के वक्त पैसे दिए हैं। नहीं रिटायर सैलरी सजी वो रिटायर्ड होने वाला हो गया क्या, पहले वो किसी और के क्लाइंट से अब मेरे पास आए। अच्छा। अब बहबूद से उनको आ रहा है 6 लाख रुपया प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट तो इनकम में डिक्लेयर कर दिया। अब जब वेल्थ स्टेटमेंट में जाते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट में तो उनके पास ना वो इतना कैश इन हैंड पड़ा है ना कुछ पड़ा है जिससे वो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में वो इन्वेस्टमेंट शो की जाए, तो उसको फिर कैसे टैकल करना? नहीं, उसके पास जब बहबूद सर्टिफिकेट उसके नाम पे आए थे तो उसने पैसे दिए होंगे ना वहाँ पे, कैसे ही आ गया उसके पास? सर पैसे अच्छा, आपके पास बाय चांस वो केस है जिनके सोर्स ही नहीं है तीनों के, आप चेक करें। आपने तीनों सवालों में सोर्स पीछे से गायब कर दिया है, या बंदे शायद ऐसे आ रहे हैं कि बताना नहीं चाहते आपको। जी सर ऐसे ही है सर। तो फिर उनको इंक्वायर करें कि भाई जब भी कोई बंदा अपनी नई प्रॉपर्टी, नई रिटर्न, नई इन्वेस्टमेंट करेगा तो सोर्स के बगैर, पहला सवाल ही यही होना पैसा किधर से आया भाई, ठीक है? तो वो उन्हें कहे आप स्टोरियाँ मेरे साथ बंद कर दें, अब हमें जेन्युइन सोर्स बताएं तभी आपका अंदर पैसा आएगा, वरना इन्वेस्टमेंट के बगैर आप प्रॉफिट ऑन डेट भी नहीं ले पाएंगे, बल्कि ये तो कंसीलमेंट हो जाएगी कि आपने इन्वेस्टमेंट तो की हुई है, प्रॉफिट लिए जा रहे हैं, सोर्स है कोई नहीं आपका। जी जी सर, वो कवर करें, तीनों को कवर करें, ये बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना कंसीलमेंट में फिर प्रॉब्लम बाद में आपको शुरू हो जाएगी। और सर लास्ट क्वेश्चन है रिफंड के, उसमें सोर्स है वैसे, ये देख लीजिएगा। जी सर है सर। सर रिफंड के सिलसिले में सर, रिफंड यहाँ से हमें मिलता ही नहीं है सर, बहुत सारे क्लाइंट्स की एप्लीकेशन डालते हैं। हाँ। अब वो कहते हैं जी 1 लाख से ऊपर है तो आप ना वफाकी मोहतसिब को एप्लीकेशन डालें। जी ज़्यादा वो देखें, उनको डायरेक्शन हैं कि फंड शॉर्ट है, पूरा नहीं हो रहा, तो आप उधर जाके करके आएंगे तो फिर हम आपको दे देंगे। और सर इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, उसके बाद भी ये फैसला BR वाले मानने के लिए तैयार नहीं होते कि जी हमने इनका रिफंड। देखें, आप कोशिश करें कि अगर आगे आपकी कोई लायबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट ले लें, फिर
दो ही चीज़ें हैं ना, या तो रिफंड प्रोसेस कराएं पूरा, या फिर आगे जाके आप एडजस्टमेंट लें रिफंड की एप्लीकेशन दे के। दो ही चीज़ें हैं ना, और तो कोई तीसरा है नहीं आपके पास। जी 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 ठीक हो गया, शुक्रिया साहब। म्यूचुअल फंड में सर पैसे एसेट मैनेजमेंट तो बैंक में 14 लाख टैक्स काटा है, लेकिन आगे एफपीआर में सर समझ नहीं आ रहा। उनका भी ले लो सर। फॉरेन रेमिटेंस और फॉरेन इनकम में छोटा सा फ़र्क मतलब देखिए, अगर ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अगर आप खुद मुल्क से बाहर हैं, आपने पैसा कमाया, आपने वो पैसा अपनी ही बैंक स्टेटमेंट में पाकिस्तान में फॉरवर्ड किया और आप ही की रिटर्न इधर फाइल हो रही है, तो ये फॉरेन सोर्स इनकम है। अगर आपने अपने पेरेंट्स को या किसी और को भेजा है तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम नहीं है, उसके लिए फॉरेन रेमिटेंस है। तो जिसके अकाउंट में आया उसकी रेमिटेंस बन जाएगी, उसकी होम रेमिटेंस बन जाएगी। या फिर आप उसको गिफ्ट देंगे, आप लोन भी दे सकते हैं। ये केस टू केस बेसिस पे चेक होगा। हर चीज़ होम रेमिटेंस नहीं है, हर चीज़ फॉरेन सोर्स इनकम नहीं है। गिफ्ट भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है। तो ये ज़रा विजन ब्रॉड करने की ज़रूरत है। जी जी जनाब, थैंक यू सर। आपका भी लेते आपको। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब तक की जो हमारी प्रैक्टिस है कि लोगों की वेल्थ में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनहेरिटेंस है या गिफ्ट में मिली हैं, हम उनको ज़ीरो पे शो करते आ रहे हैं। अब इस साल की जो रिटर्न है वो हमें ये कहती है कि इसके अंदर इसके मतलब अमाउंट लिखें। तो आया, अब हम वो अमाउंट लिखते हैं तो रिकनसाइल करने का मसला हो जाता है। ये आज की मीटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई पूछेगा, तो अच्छा किया आपने पूछ लिया। आपका यही सवाल है या तो असल में मैं बताता हूँ चक्कर क्या है। थोड़ा सा ना आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, 37(4)(a) को रिवाइव करना पड़ेगा। असल में हो ये रहा है कि अगर आपको गिफ्ट या विरासत में चीज़ आई है, अगर उसके बाद है तो फिर जो डोनर की कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट बनेगी। ठीक है, फिर आपने लेने के बाद मजीद और कॉस्ट डाल दी, प्लॉट पे कुछ और बना दिया, वो भी ऐड हो जाएगी। लॉ ये कहता है कि जो कॉस्ट होगी उसमें अगर डिस्पोजल तक कोई फर्दर खर्चा हुआ तो वो कॉस्ट टू दी डोनी जो है वो ली जाएगी, और फिर फेयर मार्केट वैल्यू या जो एक्चुअल सेल प्राइस है जो हायर होगा उसमें से ये कॉस्ट आप माइनस करेंगे, तो डिफरेंस आपका गेन या लॉस आएगा। आपको केस टू केस बेसिस पे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये गिफ्ट या विरासत 30 जून 2022 तक थी। 30 जून 2022 से पहले की थी। हाँ जी। तो फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन आपको गिफ्ट मिला या जिस दिन उस बंदे की डेथ हुई विरासत के केस, और अगर उसके बाद है तो फिर जो कॉस्ट है 79 सबसेक्शन 3 अप्लाई हो जाएगा। 30 जून 22 के बाद 79 सबसेक्शन 3 जो ये कहता है कि जो डोनर की कॉस्ट है वही डोनी की कॉस्ट ली जाएगी। तो 23, 24, 25 और 26 आगे चला गया। 27 में फिर आगे इनहेरिटेंस बदल गई कि जो एफबीआर का फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी कॉस्ट। तो 3 हिस्से हो गए, एक 30 जून 2022 तक, एक 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2026 तक, और एक फिर 1 जुलाई 2026 से लेके ऑनवर्ड। ये 3 हिस्से बनेंगे इसके। आप जिसके अंदर फॉल करेंगे 1, 2 या 3, उसके मुताबिक आपकी जो कॉस्ट है वो एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 37(4)(a) या 79 सबसेक्शन 3, ठीक है। या उसके बाद फिर आगे जाके उन्होंने फर्दर उसको कहा कि जो गिफ्ट या विरासत होगी जो, वो मैंने आपको बता दी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, एक सवाल और है जी। पेंशन जो है वो पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में थी, इस साल की जो रिटर्न है वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर भी वो है पेंशन, और सेक्शन 12 के तहत, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी फैमिली पे और पेंशन जो है ना वहाँ भी दर्ज है। आप इतना लेट क्यों ये सवाल कर रहे हैं? आपको पहले करने चाहिए थे ये सवाल। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पहले कि कोई ना कोई बंदा ये, क्योंकि बाकी लोग भी थे ना उस वक्त। चले रिकॉर्डिंग है, शायद पहुंच जाएगा उन तक, अल्लाह खैर करे। देखिए पेंशन ना, आप 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगर आप एज ए एम्प्लॉई रिसीव करेंगे तो सैलरी का पार्ट है,
अगर आप अदर देन एज एम्प्लॉई रिसीव करेंगे तो वो अदर इनकम का पार्ट है। ये ज़रा पॉइंट नोट करने वाला है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपको पेंशन दी गई रिटायरमेंट के वक्त, रिटायरमेंट से पहले जब आप रिटायर हुए तो वो आपकी सैलरी इनकम का पार्ट बनता है। सेक्शन 12 जाके पढ़ेंगे ना तो रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो सैलरी की डेफिनेशन में शामिल है। अब अगर आप किसी जहाँ इन्वेस्टमेंट आपने की वहाँ से आपको रिटर्न पेंशन की शक्ल में, नाम उसका भी पेंशन ही है बट वो अदर देन एज एम्प्लॉई है, उसको जाके पढ़िएगा 39 सेक्शन को, उसमें लिखा हुआ है कि ये अदर देन एम्प्लॉई अगर पेंशन रिसीव करेंगे तो वो अदर इनकम के अंदर जाएगा। अब आ गया सैलरी की एग्जम्पशन। अगर आप 70 साल से कम उम्र के हैं, आपकी पेंशन 10 मिलियन से ज़्यादा है और सेम एम्प्लॉयर के लिए दोबारा से काम करेंगे तो 10 मिलियन से जो ऊपर होगा, 10 मिलियन तक 0% है और ऊपर 5% है और फाइनल टैक्स होगा ये आपका सेक्शन 12 के अंदर। और रेड विद फर्स्ट शेड्यूल आप करेंगे तो जवाब आपको आ जाएगा। अदर इनकम में गएंगे, अगर वो एग्जम्पशन ना हुई तो नॉर्मल टैक्सेशन आपको लग जाएगी। दोनों का जवाब आपके पास आ जाएगा। तो केस टू केस बेसिस पर आपको देखना पड़ेगा कि वेदर यू आर रिसीविंग पेंशन एज एन एम्प्लॉई और अदर देन एम्प्लॉई या बोथ, कुछ भी हो सकता है। केस, हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को पहले थ्रेश किया जाएगा। ये सर भी सवाल कर रहे हैं तो पहले इनका। अच्छा बट सर इसी में ही सवाल है कि अगर जो है वो एक बंदा पेंशन ले रहा है, सरकारी मुलाजिम को पेंशन ले रहा है, वो आदमी किसी और जगह काम करता है तो वहाँ से भी पेंशन मिलेगी। मेरा ख्याल है कि पहली पेंशन तो सैलरी वाली होगी, दूसरी फ्रॉम अदर सोर्स। जी वो देखिए, अब इशू ये है कि अब दोनों जगहों पे एम्प्लॉई थे। अब सवाल ये है ना, क्योंकि एम्प्लॉई के तौर पे जब आप अमाउंट रिसीव करते हैं तो वो अदर इनकम में जा नहीं ना सकता। टैक्सेबिलिटी का तरीका शायद वो मुख्तलिफ कर देगा। एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर वाला याद है क्लॉज, वो मेरा ख़त्म कर दिया हुआ है कि वो एक ही आपको जो हायर अमाउंट है एग्जेम्प्ट मिलेगी, दूसरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो अब लेकिन एम्प्लॉई वाला सैलरी में ही रहता है और अदर देन जो एम्प्लॉई होगा वो दूसरी तरफ जाएगा। क्योंकि अदर, पता क्या असल में इनकम अदर सोर्सेज का कॉन्सेप्ट क्या है, जब तक आप पहले 4 हेड्स सैलरी, बिजनेस इनकम, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन को डीएक्टिवेट नहीं करेंगे, 5वां एक्टिव नहीं होगा। अगर मैं सैलरी में ना आया तो तब मैं अदर इनकम में जाऊंगा, अगर मैं प्रॉपर्टी इनकम में ना आया तो तब मैं अदर इनकम में जाऊंगा। जैसे अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी रेंट आउट करता हूं तो वो प्रॉपर्टी इनकम में नहीं आता, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। अगर सैलरी, अगर मैं, आप उसको ले लें इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को, अगर वो एज ए एम्प्लॉई सैलरी रिसीव करेगा तो ऊपर आएगा, अगर वो एज ए एजेंट सिर्फ कमीशन रिसीव कर रहा है तो वो अदर इनकम में चला जाएगा। तो केस टू केस बेस पे आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप क्या है। वो अगर एम्प्लॉई का है तो फिर सैलरी है, अदरवाइज फिर वो आपकी जो भी इनकम है आपकी अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा। वो कोई सवाल कर रहे थे। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप लोगों में से एक भी बंदा यहां बैठा रह गया ना तो मैं नहीं यहां से जाने वाला। मैं नहीं यहां से जाने वाला। मेरी फितरत ऐसी है कि जब तक मैं तसल्ली ना पूरी करा लूं ना, मैं छोड़ता नहीं हूं चीज को। ये अल्लाह की तरफ से है, वरना लोग जितने सवाल करें तंग पड़ते हैं, मेरा हौसला उतना ही बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं कहता हूं आओ भाई, क्योंकि मेरा भी नॉलेज बढ़ रहा होता है, मैं सोचने पर मजबूर हो रहा होता हूं। ये आपका दिया हुआ नॉलेज आपको वापस कर रहा हूँ जनाब, जो अल्लाह ने दिया है। जी जनाब। सर सबसे पहले थैंक यू शेयरिंग नॉलेज। सवाल मेरा ये है कि अगर कोई शख्स बाहर से अपने अकाउंट में पैसे भेज रहा है और यहाँ से फिर पेमेंट कर रहा है प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करना है? देखिए दो चीज़ें ना, क्या वो पैसा खुद भेज रहा है अपने अकाउंट में या अपने अकाउंट में भेजा जी अपने अकाउंट, और उसी के नाम पे ज़मीन ली जा रही है? जी बिल्कुल। तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम यहाँ डिक्लेयर करें, नॉन रेजिडेंट की एग्जेम्प्ट है, खरीदे जो मर्जी बैंक। लेकिन चैनल जी मोस्टली इसमें लोग बैंकिंग या वो होना चाहिए, मनी चेंजर भी हो सकता है, अपना पैसा या दूसरे वाला वो जो 111(4) है मनी चेंजर के थ्रू भी ला सकते हैं। बाद में अलाउ करते हैं। हाँ जी वो कर दिया उन्होंने, आपको बताइए ट्रिब्यूनल तक जजमेंट। मोस्टली इसको सब वो रेमिटेंस। देखिए पैसा आप जितने सवाल कर रहे हैं ना जुबानी है, जब तक आप उसकी रसीद नहीं चेक करेंगे सेंडर की कि किसने पैसा भेजा, किसको भेजा, पर्पज़ क्या था, ठीक है, डेट क्या थी, अमाउंट क्या थी,
तब आप जाके श्योर हो जाएंगे हाँ जी इसने पैसा भेजा अपने अकाउंट में भेजा, उसको फिर आपने आगे प्रॉपर्टी खरीदी, जो भी खरीदा आपने वो आप कर सकते हैं, वो एग्जेम्प्ट है पाकिस्तान में। लेकिन वो बंदा नॉन रेजिडेंट होगा और वो बताएगा आपका पासपोर्ट, ऐसा ही है ना। आपको दो चीजें क्लियर करनी होगी, बंदा नॉन रेजिडेंट है, पैसा बाहर कमाया है और जेन्युइन तरीके से पाकिस्तान में आया है, तो ले लो भाई जो लेना है। यहाँ लोगों के 500 1,000 मिलियन आ गया, बिल्कुल आया, वहाँ कमा के उन्होंने भेजा है, यहाँ प्रॉपर्टियों की लाइन लगा दी उन्होंने। सर मोस्टली इसमें लोग एज रेमिटेंस क्लेम करते हैं भाई मैंने सर पहली लाइन में जवाब दिया था, अगर आप सुन लेते कि मैंने पैसा भेजा अपने अकाउंट में भेजा, तो मेरे लिए तो फॉरेन रेमिटेंस नहीं हो सकती ना, मैं अपनी इनकम की फॉरेन रेमिटेंस कहीं जा रहा हूँ, फॉरेन सोर्स इनकम है उसकी, उसको एग्जेम्प्ट क्लेम करें आप, बिल्कुल ठीक, नॉन रेजिडेंट की एग्जेम्पशन में आ जाएगा ना। सर थैंक यू सो मच जी। और कोई नहीं, वो इधर देखें या इधर कोई ये है माइक नहीं दें जी दें। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, आजकल एक और इसमें बड़ा मसला है NTN, और जो हमने ऊपर अपने एम्प्लॉई का रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है। अगर मैं किसी ऐसी जगह काम कर रहा हूँ या मेरा क्लाइंट किसी ऐसी जगह काम कर रहा है जो रजिस्टर्ड ही नहीं, जिस तरह हमारे पास लेके एक मदरसे का केस आ गया या हमारे पास किसी कबाड़ खाने का केस आ गया कि उनकी जनरेट जो इनकम हो रही है वो तो बहुत ज़्यादा है, बट वो किस तरह से उसको ऊपर एडजस्ट मैं आपको जवाब दे देता हूँ। एक ये चीज़ सर। दूसरा ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। कई लोग हमारे यहाँ ट्रस्ट बना के उसके अंदर पैसा भेज जाते हैं, वहीं से पैसे ना विड्रॉ करके ना उसे खाई जाते हैं, तो उसका किस तरह से एक एक करके कर लेते हैं ना। देखें, पहला आपने सवाल किया, आप अपने एम्प्लॉयर का नाम मेंशन करें, हो सकता है वो रजिस्टर्ड ना हो, नंबर 1। आप उससे उनके लेटर हेड पे सर्टिफिकेट ले लें कि उन्होंने आपको पैसे कैसे दिए हैं और कितने दिए हैं, तो आपकी साइड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। वो फिर उसका मसला है वो, क्योंकि आपकी रिटर्न विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर के रिटर्न एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयर का नाम आपको बताना पड़ेगा। देखें ना, मैं ज़बानी लिख दूं, कल को वो कहे जी आप साबित करें पैसे आए हैं, तो फिर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपनी साइड को क्लियर कर सकें। ये पहला। दूसरा जो आपने कहा ट्रस्ट वाला, देखें NPO की तो वैसे ही पहले आपके मुल्क में शामत आई हुई है, अगर आप पैसा ऐसे घुमाएंगे वो ट्रस्ट वैसे ही बंद हो जाएगा। अब तो वो भूल जाए आप, वो तो सूबों में उन्होंने ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबे चक्कर दिए हुए हैं, फॉर्मेलिटियाँ पूरी करें, ऑडिटेड अकाउंट्स लाएं, वेरिफिकेशन कराएं, बड़ा लंबा काम है वो। ये ज़्यादा देर अब आप अनरजिस्टर्ड को चला नहीं पाएंगे। दूसरा, जिसको आप ट्रस्ट कह रहे हैं वो नाम का ट्रस्ट है, जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा, नाम नहीं मिलेगा, ट्रस्ट नहीं आपका वो बनेगा, वर्बल ट्रस्ट है आपका। जब आप सही वाला बनाएंगे तो आपको पता लगेगा वो फॉर्मेलिटी कितनी है उनकी। जी सर। ये सिनेरियो ये है कि कोई पर्सन है। एक मिनट सर, एक और चीज़, अगर आपका रजिस्टर्ड ट्रस्ट अप्रूव्ड ना हुआ तो वो इसको आपकी बिजनेस इनकम बना के टैक्स लगाएंगे, ये ज़रा नोट कीजिएगा। जब तक आप 236 का सर्टिफिकेट नहीं ले लेते कि ये एग्जेम्प्ट है और अप्रूव्ड और एग्जेम्प्ट है, वरना आपकी इनकम पे टैक्स लग जाएगा। तो ये ज़बानी ट्रस्ट नहीं बनते भाई। उसके लिए फिलैंथ्रोपी वालों की भी जी वो अलग है, वो कमीशन उसके बगैर बड़ा लंबा काम है सर, बड़ा लंबा। इसके अलावा पंजाब के पास जी रजिस्ट्रेशन है, ये हमारे सूबे बड़ा लंबा काम है सर वो। जी सर। सिनेरियो ये है कि पर्सन नॉन रेजिडेंट है। क्या सर? पर्सन नॉन रेजिडेंट है, कोई टैक्स पेयर या पर्सन नॉन रेजिडेंट है, मुल्क से बाहर रहता है, वो वहाँ से रिमिटेंस भेजता है अपने फादर या ऐसे किसी बंदे के नाम जो FRC में उसका रिलेटिव है, और वो उस पैसे से अगेन दो सिचुएशंस हैं। एक तो वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेता है, ठीक है, और दूसरा वो उसके नाम पे भी कुछ प्रॉपर्टी खरीदता है, दूसरों के नाम पे नहीं, उसी के नाम पे जिसने उसको जिसने पेमेंट भेजी, लेकिन भेजी उसके अकाउंट में है। ठीक है। तो इस केस में अब वो जो नॉन रेजिडेंट है उसकी तो हम उसमें वेल्थ में जो शो करेंगे, तो उसके पास पैसा तो डायरेक्ट नहीं आया, उसके अकाउंट में आया। हाँ, पैसा नहीं उसके अकाउंट में। ठीक है, पैसा उसके अकाउंट में नहीं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। ठीक है। जो जिसके पास पैसा आया, जो कि उसका रिलेटिव भी है या फादर है या कोई ऐसा पर्सन है जो कि FRC में भी उसका जिक्र है। देखिए बात पता क्या, जो बंदा पैसे, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर या बाहर, जो बंदा पैसे खर्च करेगा ना, यानी जिसकी जो देगा पैसे, जिसने सोर्स क्रिएट करके पैसे दिए, वो प्रॉपर्टी भी उसकी है। जैसे
आपने अपने बेटे के नाम पे 4 करोड़ का एसेट क्रिएट कर दिया, वो उसको हम बेनामी एसेट कहते हैं। एसेट हेल्ड इन द नेम ऑफ अदर्स। और बेनामी 2 तरह के होते हैं, एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में। वो फलूदे वाले के अकाउंट में पैसे आगे पकड़ा गया, वो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है। पॉजिटिव क्या है कि आपका पैसा है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप अपनी वेल्थ में लिखेंगे प्रॉपर्टी हेल्ड या व्हीकल परचेज इन द नेम ऑफ सन, अदर बेनामी एसेट जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ आप रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जिसको जब रजिस्ट्रेशन के पास जाएंगे वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो कहेगा जिसके नाम पे लिया गया है टैक्स भी उसी के नाम का जमा कराया जाएगा। अगर तो ओरिजिनल के नाम पे है फिर तो बड़ा अच्छा है, पैसे भी उसने दिए, उसी के नाम आपने क्रिएट कर दिया। नहीं, वो प्रॉपर्टी उसके नाम खरीद, लेकिन सर उसने तो, मैं वही कह रहा हूँ ना, जब उसने 236 के दिया था तो ओरिजिनल जिसने पैसे दिए थे उसके नाम पे प्रॉपर्टी आ गई, ये तो बड़ा सीधा हो गया काम, वो तो उसी की प्रॉपर्टी हो गई। अब अगर दूसरे के नाम पे होगी तो एक्चुअली उस बंदे ने रिपोर्ट करनी है। अगर तो अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं आपको कहूँ भाई लोन दे रहा हूँ, ऐसा तुम अपने नाम पे ले लो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। वैसे 79 सेक्शन ये कहता है कि अगर आप किसी को लोन दे के एसेट क्रिएट कराएंगे तो ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं काउंट की जाती। लेकिन चूंकि ऑफिशियली होता है, जैसे मुझे पैसा चाहिए, मैं कहता हूँ अपने भाई को यार 1 करोड़ रुपया लोन दे दो, उसने दे दिया मुझे, मैंने अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली, वो फिर प्रॉपर्टी मेरी है, वो पैसा उसने नहीं दिया, वो लोन के तौर पे मेरे अकाउंट में आ गया हुआ है। और आप लायबिलिटी शो करेंगे, और लायबिलिटी शो करूंगा, सारी बात है ना, उसी से मैंने क्रिएट किया है। अब आगे चलते हैं कि अगर आप दूसरे के नाम पे एसेट क्रिएट करते हैं और पैसा भी उसने दिया है, आपको दिया ना, तो आपने पैसा लेके खर्च कर दिया, आपका लोन नील हो गया, एसेट उसके नाम पे क्रिएट हो गया, सिंपल हो गया। वो अपनी वेल्थ में अगर फाइल करता है तो डिक्लेयर कर दे, नहीं करना चाहता तो सोर्स तो आ गया उसके नाम का, वो क्रिएट हो गया एसेट, लेकिन वो उसी का ही है जिसने पैसे भिजवाए थे। बेनामी एसेट इसी को कहते हैं जी। तो इसमें से एक मिनट पहले उनको, जिसके नाम पे एसेट क्रिएट हुआ है वो भी अपने रिटर्न में लिख दे, लेकिन अगर उसकी रिटर्न ऑन वेल्थ एप्लीकेबल है तो वो डाल दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, वैल्यू 0 नहीं ना लिखनी ना सर, 4 करोड़ तो मैंने भेजा था और मेरे नाम पे एसेट है। नहीं, इनका तो बेनामी रहा नहीं ना, पैसे तो मैंने भेजे थे ना, वो तो मेरा एसेट है ना सर, मेरे नाम पे एसेट आया, मैंने ही पैसे भेजे थे, वो तो मेरा हो गया ना। नहीं, वो अलग हो गया, वो अलग है जी। सर और कोई है आपका? जी नहीं सर। हाँ जी, क्यों जी, कोई और सवाल? सर बिल्कुल, देखें उन्होंने ये कहा है कि असेंडेंट और डिसेंडेंट की डेफिनेशन पढ़े जरा। बहन का बेटा, भाई का बेटा, रिलेटिव, दूर के रिलेटिव, रिलेटिव मींस रिश्तेदार, ठीक है ना सर, वो बन गया ना आपका फैमिली मेंबर। अब आप कहेंगे जी वो रिश्तेदार ही नहीं है, ये तो नहीं कह सकते ना आप, ब्रॉडर टर्म है उसकी, असेंडेंट एंड डिसेंडेंट में कवर हो जाता है। सर एक और क्वेश्चन था, सोर्स वाला, सोर्स के बजाय वाला सर, सैलरी पर्सन है सर, उसका 153(1)(b) में टैक्स डिडक्ट हो गया। आप क्लाइंट से कहते हैं कि हम तो सैलरी पर्सन है, आपने बिजनेस को इसमें ऐड कर दिया, जबकि वो बिजनेस के बगैर 153(1)(b) शो ही नहीं होता उसमें। हाँ नहीं, पहली बात तो ये है कि जब 153(1)(b) में पेमेंट हुई है तो उसने टैक्स काट के आपको पेमेंट की है जी सर, तो सर्विस फिर आपने सेल की होगी उसको, तभी काट रहा है ना वो टैक्स। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर्विसेज है, सॉरी 1B है, सर्विसेज है। फिर नहीं, कौन है जिसने टैक्स काटा और सर्विसेज क्या दी है? वो तो IMS पे शो हो रहा है ना, इंस्टीट्यूशन। नहीं, 1B ना, देखें अब कुछ लोग गलती से भी कर देते हैं, A को B और B को C इस तरह कर लेते हैं। पहले आप क्लियरली बताएं कि आपका पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम ऑडिट करते हैं तो हमारा एक सर्विस एग्रीमेंट साइन होता है कि भाई आपने ऑडिट करना है और ये फीस आपको दी जाएगी, आप भी रिटर्न के जी ये रिटर्न आप फाइल करेंगे या अपील करेंगे, ये पैसे आपको मिलेंगे। तो आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज है, 153(1)(b) के अंदर कवर्ड है, 15% उस पर जो टैक्स है वो काट के हमें, अगर वो विद होल्डिंग एजेंट है तो।
अब आपका क्या सवाल है कि आपके बंदे ने सर्विसेज क्या रेंडर की है? सर देखें ना, जैसे टीचर्स हैं वो कहते हैं जी हमारा आपने बिजनेस शो कर दिया, जबकि बिजनेस है नहीं। अब वो बिजनेस का टैब खुले बगैर 153 वन वीक सर्विसेज वाला आता नहीं। देखिए ये ज़रूरी नहीं है, आप जेहन में रखें, ये ज़रूरी नहीं है कि हर सर्विसेज बिजनेस इनकम ही बनेगी। मसलन अगर हम पार्ट टाइम किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो मेरा बिजनेस थोड़ी है, वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। मेरा मेन बिजनेस तो प्रैक्टिस करना है, वहाँ से मुझे जो पैसा आएगा वो मेरा बिजनेस है। ऐसा ही है, मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए पता क्या, दो बातें ना ज़रा अलग अलग रखिएगा। सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर आप सेम एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, उससे आपको फ़ी, कमीशन, बोनस, इंसेंटिव जो भी आपको दिया जाएगा वो आपकी सैलरी इनकम में ही आएगा। पहली बात तो ये है। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉई हूँ एक बैंक का या हॉस्पिटल का, लेकिन मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस अलग है, या मैं किसी और हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो मेरा एम्प्लॉयर नहीं है। तो ये पता क्या है, लोग ना फैक्ट्स को बड़ा इजी ले जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट तक प्रिंसिपल, आज मैंने आपको जजमेंट वो नहीं दिखाई, ये प्रिंसिपल हेल्ड हो चुका है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अगर आप सैलरी को कमीशन कहना शुरू कर देंगे या सर्विसेज को सैलरी कहना शुरू कर देंगे, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रियल ट्रांजैक्शन है वही बाहर आएगी, इरिस्पेक्टिव के टैक्स कम होता है या ज़्यादा, उसको छोड़ दें आप। अगर आपने सैलरी को कमीशन कह दिया है तो वो कमीशन नहीं बनेगा, वो सैलरी ही रहेगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म है। ये जो मैंने मटेरियल आपको दिया ना, इसकी आखिरी जो स्लाइड है ना 32 नंबर, उसके अंदर वो 5 जजमेंट्स हैं। सरकारी जो टीचर है सरकारी इदारे में, उसकी ड्यूटी लगी इजाज़त पे, पेपर चेक पे ड्यूटी लगी है, उसी इदारे ने उसको टैक्स काट कर 153(1)(b) में उसकी ड्यूटी के पैसे भेज दिए। अब वो सरकारी मुलाजिम है, टीचर है, वो कहता है कि मैं तो 1977 का जो इनका सर्विस एक्ट है, मैं तो उसमें सैलरी बिजनेस सैलरी का बिजनेस तो मैं दिखा ही नहीं सकता। पहले हम क्या करते थे कि उसको 153(1)(b) में वो ले जाकर हम उसको सर्विस का ही अदर इनकम में सैलरी का ही हिसाब बना देते थे। लेकिन अब वो कहता है कि आप इनकम फ्रॉम बिजनेस को ले। देखें, आप अगर सेक्शन 12 में जाएंगे ना, अभी भी आप खोलेंगे, जैसे मैं आपको इंश्योरेंस कंपनी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। सर आप उसकी ले लें। अगर आपको सैलरी मिलती है इंश्योरेंस कंपनी से, फिर जितनी पॉलिसी आप ज्यादा ला के देंगे उसमें वो कमीशन भी आपको दे रहा है, ऐसा ही तो वो सैलरी का हिस्सा बनेगा। सर उनके लिए मसला नहीं है, सरकारी इदारों के लिए मसला है जहाँ पे टैक्स उनका नहीं। मैं उधर ही आता हूँ। देखें, अगर किसी याद रखिएगा, अगर मैं आपकी सैलरी, वही तो मैं कह रहा था, अगर मैं आपकी सैलरी को कमीशन कहना शुरू कर दूं, तो क्या आपका मेरा रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। तो आप सेम एम्प्लॉयर से अगर लेंगे तो वो सैलरी, वरना फिर कमीशन का फायदा ही कोई नहीं है। एफटीओ साहब ने रिफंड करवाए हैं लोगों को। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए नहीं कर रहा, उसको बाद में करेंगे ना, उसका भी मैं जवाब देता हूं। जब तक आप रियल, देखिए कोई भी, इस पे भी मैं आपको ट्रिब्यूनल की ये इसमें ना जजमेंट है, कोई भी आपकी मिनिमम टैक्स अभी भी रिटर्न सही नहीं कैलकुलेट कर रही, तो क्या मैं वो पे कर दूं? नहीं। जो मेरा रियल टैक्स है मैंने वही पेमेंट करनी है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। दूसरा, ट्रिब्यूनल की जजमेंट है कि आपका कोई नोटिफिकेशन, कोई रिटर्न, कोई चीज़ अगर इन अकॉर्डेंस टू दी प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं है तो लॉ प्रिवेल करेगा, वो रिटर्न प्रिवेल नहीं करेगी। अभी भी कुछ लोग जिनको नहीं पता, मैंने 2-3 केस देखे, किसी ने 8 लाख ज़्यादा जमा करा दिया, किसी ने 24 लाख करा दिया, उसने कहा जी रिटर्न ने कहा तो ये सही होगा। तो रिटर्न में भी कुछ गलतियां चल रही हैं, कभी वो ज़्यादा कर देता, कभी कम। तो देखें, फिर घूम फिर के आपने एक पॉइंट पे आके रुकना है। जब तक आप मुझे रियल फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं बताएंगे, मैं आपको लॉ की प्रोविजन नहीं बता सकता। आप मुझे कहते हैं जी कमीशन है, मैं 233 में चला जाऊंगा, आप कहेंगे एम्प्लॉई कहेगा मैं 149 में आ जाऊंगा, सेक्शन 12 में आऊंगा। तो रियल फैक्ट्स, एफटीओ साहब ने बिल्कुल सही कहा, अगर आप सेम एम्प्लॉयर के लिए काम करेंगे तो 12 का 1 ही आप पढ़ लें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि बिल्कुल क्लियर है
अगर आप अपने एम्प्लॉय को फी, अच्छा सुने, आप एक एम्प्लॉय रखते हैं, वो कहता है जनाब मैं अपनी मंगेतर को इंप्रेस करना है तो मेरी तनख्वाह का ना फी रख दो, आप फी रख देते हैं, तो क्या ये सर्विसेज इनकम होएगी या सैलरी इनकम होएगी? ये सैलरी है, लिखा हुआ उसमें कि फी, कमीशन, बेनिफिट, इंसेंटिव, ओवर टाइम, बोनस आप जो अपने एम्प्लॉय को देंगे वो सैलरी में ही रहेगा, रिलेशनशिप एम्प्लॉय का। अगर इसको चेंज, मैं एक हॉस्पिटल से सैलरी लेता हूँ, दूसरे से मैं फी लेता हूँ, अब ये चेंज हो गया, अब वो एम्प्लॉयर नहीं रहा, मेरा रिलेशन उसका एम्प्लॉयर का नहीं है। एक जाएगा आपका सर्विसेज में और एक आपका सैलरी में जाएगा। इसलिए सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जी कोई और सवाल हो? जी सैलरीज दे रहा है और पार्ट टाइम में उसके पास विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे इवनिंग कोर्सेज हैं या इस तरह के कोई कोर्सेज हैं, उसके ऊपर उसने ओपन स्ट्रीम रखी हुई है, बाहर से भी बंदे आते हैं, यूनिवर्सिटी के बंदे भी पढ़ाते हैं। करें। अब जो आपने सेक्शन 12 का हवाला दिया उसमें आपने फ़ी का जिक्र किया, कमीशन का जिक्र किया, वो सेम सर्विस थी सेम टेन्योर में। मेरा यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट है, फ़र्ज़ करो डे टाइम में मैंने पढ़ाना है, मेरा पार्ट टाइम उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है कि मैंने कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज भी लेने हैं, वो मेरे लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे आया है। उन्होंने ऑफ़र किया है कि मुझे विजिटिंग फैकल्टी चाहिए, एक एग्जिस्टिंग फैकल्टी मेंबर ने कहा जी मैं विलिंग हूँ, मैं पढ़ा देता हूँ, उन्होंने कहा जी ठीक है आप पढ़ा दें। अब वो तो उसका सर्विस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। दूसरा उसने विदहोल्डिंग भी करनी है, क्या वो 149 में विदहोल्ड करे या 153 1B में विदहोल्ड करे? देखिए स्पेसिफाइड सर्विस तो नहीं है सर। दो चीज़ें ना मुख्तलिफ है। आप पहले 12 सेक्शन को उसको मिक्स कर रहे हैं विजिटिंग के साथ। विजिटिंग फैकल्टी वाला, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ विजिटिंग फैकल्टी में, वो मेरा 15% मेरा विदहोल्डिंग टैक्स काट लेते हैं, ऑडिट पे भी कट जाता है, टैक्स की कंसल्टेंसी पे भी कट जाता है, और जो लेक्चर को एक आध मिलता है उस पर भी 15% वो मेरा काट लेता है। तो मैं उनका परमानेंट फैकल्टी मेंबर नहीं हूँ, ना मैं उनका एम्प्लॉई हूँ, तो मेरा तो सिंपल विजिटिंग वाला तो बड़े आराम से बाहर निकल गया। अब बाकी बच गया जो परमानेंट बंदा है। एक परमानेंट बंदा एम्प्लॉई है, बिल्कुल ठीक है, आपका रिलेशन जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का ही है। अब उसी एम्प्लॉयर के साथ एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी करी जा रहे हैं आप, तो फिर इंश्योरेंस एजेंट जो कमीशन लेता है एक ही वक्त में दोनों चीज़ें ले रहा है, तो वहाँ फिर वो 149 में ना काटे ना, फिर 153 में काटे। सो आप दो चीज़ें मिक्स ना करें। जो एम्प्लॉई है उसको एम्प्लॉई ही रहने दें, डिफरेंट के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सेम के साथ करेंगे, वरना 12 सेक्शन की सेंसिटिव खत्म हो जाएगी, वो मर ही जाएगा उधर ही। हर दफ़ा आप कहेंगे जी ऐसे करें, फिर तो कमीशन इनकम एम्प्लॉई की कभी सैलरी में आएगी नहीं। अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो उसका मकसद ही फोत हो जाएगा। सो जो लॉ ने कहा है, ओबियसली किसी रैशनैलिटी की बुनियाद पे उन्होंने कहा है आपको कि अगर एज ए एम्प्लॉई आप फी भी रिसीव करेंगे, कमीशन, अब आप फर्ज करें एडवोकेट है क्लाइंट के, आप उसको जाके कहते हैं यार ऐसे है, मैंने तुमसे सारा 6 लाख से तो कम लेना होता है, मुझे तनख्वाह शो कर दो, 0% टैक्स काटो मेरा, तो आप तो उसके एम्प्लॉई हैं ही नहीं। आपने ट्रांजेक्शन चेंज कर दी पकड़ के, एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और दूसरा अगर आप ऐसे ट्रांजेक्शन, रियल ट्रांजेक्शन को तोड़ेंगे तो 109 सेक्शन भी अवेलेबल है, रिकरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ये कमिश्नर के पास पावर है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन को रियल को तोड़ के, जैसे वो भी और भी मिसालें हैं मेरे पास, आपने 50 प्लॉट खरीदे, गौर से सुनिएगा, अपनी आंखें कान और दिमाग खुले रखिएगा, ये प्रैक्टिकली हुआ है। 25 प्लॉट उसने डाल दिए बैलेंस शीट में और 25 डाल दिए वेल्थ में। अब वो कहता है जो बैलेंस शीट में गया वो बिजनेस है और जो ये वाले प्लॉट है मेरा कैपिटल गेन है। तो भाई कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में ना स्टॉक एंड ट्रेड नहीं आता। अगर आप रेगुलर बेस पे चीज़ों की सेल परचेज, अब गाड़ियों की मैं सेल परचेज शुरू कर दूं तो आप कहेंगे कैपिटल एसेट है, नहीं, वो स्टॉक एंड ट्रेड है। अब आप कहते हैं जी मैंने 50 फलें खरीदी हैं और बेची हैं, आप कहेंगे जी कैपिटल गेन है, बिल्कुल नहीं है, ये बिजनेस इनकम है। सो स्टॉक एंड ट्रेड को अलग रखना है और कैपिटल एसेट को डिक्लेयर कर देने से कोई चीज़ जेन्युइन नहीं हो जाती। उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और उसका जो वेरीफाइबल ट्रांजैक्शन है वो बताएगी कि ये क्या है। तो आप अपनी मर्जी से
डिक्लेयर करके तो ये नहीं कह सकते बस जी मेरा काम ख़त्म हो गया, ये इसी तरह ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप जब तक मुझे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, मैं उसको एग्जामिन नहीं कर लेता और थर्ड पार्टी से वेरीफाई नहीं कर लेता, मैं उसको सैलरी, कमीशन या फ़ी आपको अकॉर्डिंगली ट्रीट करूँगा। इसलिए अपनी ट्रांजैक्शन को बड़ा माइन्यूटली चेक करें, ये बंदा एम्प्लॉई के तौर पे रिसीव कर रहा है या अदर देन एज ए एम्प्लॉई रिसीव कर रहा है। जी जनाब, और आगे। सर मेजॉरिटी में ये अदर देन एम्प्लॉई होता है, क्योंकि मैंने विजिटिंग फैकल्टी का आपको कहा है सर। तो उसमें प्रैक्टिकली अगर आप देखते हैं ना, तो हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें स्किल्स की भी लिमिटेशंस होती हैं। उनके पास एक प्रॉपर प्री प्लान्ड स्केड्यूल आता है कि ये सैलरी राइज हुए और वन टाइम वो उसके ऊपर डिडक्ट करते हैं 149, और वो थ्रू आउट सेम पूरे साल में एक ही दफ़ा डिडक्शन रहती है। अगर 153 को हर दफ़ा वो करेंगे तो इस तरह तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी और सारा उनका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने विद होल्डिंग करनी है। अब मिसाल के तौर पर 153 1B में सपोज आप और मैं पढ़ाते हैं, मैं एक रेगुलर एम्प्लॉई हूँ और आप एक पार्ट टाइम प्रोफेशनल्स के तौर पे आते हैं। आपने कहा मैं पढ़ाता हूँ, मेरा 153 1B कटता है, मैं रेगुलर एम्प्लॉई हूँ, मैं भी सेम ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट के साथ। अगर वो मुझे 149 में ले जाएंगे और हर दफ़ा मेरी ट्रांजैक्शंस को रिकरेक्टराइज करेंगे और मेरी टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, तो हर दफ़ा मुझे स्केड्यूल डिस्टर्ब करना पड़ेगा उनका। नहीं, यानी उनके लिए ऑडिट भी डिफरेंट हो जाएगा, उनकी सिचुएशंस भी मुख्तलिफ हो जाएगी। नहीं, आप अकाउंटिंग को ना टैक्स के साथ मिक्स मत करें। आप, मैं आपको एक मिसाल बना देता हूँ, आपका विजन इससे भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। मैं आपको ये कहता हूँ, आपकी तनख्वाह हर महीने मैंने बदल देनी है, अब क्या करेंगे? टैक्स कैसे निकालेंगे आप? सर ये उस वक्त मेरे सवाल का जवाब पॉसिबल हो सकता है जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिमिटेड है। आप एक ही एम्प्लॉई ले लें जनाब, आप एक का लें, एक का जवाब दें, सबका आ जाएगा, उसको मिक्स ना करें आप। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको मैं ये कह रहा हूँ कि सैलरी आपकी है 2 लाख रुपए, जितनी आप सेल मेरी करेंगे उसका 1% आपकी कमीशन। ठीक है सर, आप करें कैलकुलेट। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। जो इसी तरह हॉस्पिटल्स में ये होता है कि पार्ट टाइम जो है ना स्पेशलिस्ट शाम में ओपीडी वगैरह करते हैं प्राइवेट कैपेसिटी में। आप सिर्फ एक काम कर लें, जो विजिटिंग वाला है उसको 153 1B में डाल दें, और जो परमानेंट है, जो एम्प्लॉई है, उसको चाहे आप फी दें, कमीशन दें, बेनिफिट दें, वो सैलरी में रहेगा भाई। आपके कॉन्ट्रैक्ट का नाम चेंज कर देने से एम्प्लॉयमेंट नहीं बदलेगी, प्रॉब्लम ये आ रही है। अब उसने यही लिखा हुआ है, अब मजबूरी है, वरना कभी भी कमीशन जो है ना या फ़ी जो है वो सैलरी आएगी नहीं कभी, फिर तो कोई आने ही नहीं देगा। सरकारी इदारों में वो कहते हैं कि शेड्यूल आ जाता है कि उसका आपने 700 रुपये ही काटना है, 7,000 काटना है, और वो 7,000 को कभी भी वो डिशेड्यूल नहीं है, जिसका हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा साल वही काटेगा। और उसको चले मैं कर मेरी वो 1B में मुझे जाते हैं, आसानी पैदा करते हैं अपने लिए, वो अपनी आसानी पैदा करेगा, वही तो आप बता रहे हैं। अब जब वो सैलरी पर्सन आता है अकाउंट हमारे पास, वो आगे कहता है कि मेरा बिजनेस क्यों दिखा रहे हैं। ये बेसिकली इनका पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है, सरकारी इदारों के ऊपर आने वाला है। देखिए पता क्या है, उसका एक दो रीज़न और भी है। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि 153 की वजह से सिर्फ टैक्स बढ़ेगा ही, कम भी हो सकता है। केस टू केस बेसिस है ना जी, केस। देखिए आप अपनी सिर्फ मुझे रियल ट्रांजैक्शन बताएंगे, आप काम क्या करते हैं, आप एम्प्लॉई हैं, आपको जो भी दिया जाएगा एज ए एम्प्लॉई वो अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, अभी तो आपको कुछ एग्जम्पशन है, आप ये जो 2 वक्त की चाय पीते हैं ऑफिस टाइम में, इसमें टैक्स क्यों नहीं देते आप? वो मुझे मैं कहने लगा सर हूँ तुम साड़ी चाह भी बंद कराओगे। मैं क्या भाई, ऑफिशियल परफॉर्मेंस के लिए जब कोई बेनिफिट दिया जाता है तो वो इनकम का पार्ट नहीं बनता, एग्जेम्प्ट है वो, उसको बूस्ट अप करने के लिए ज़रूरी होता है वो। आल्दो
कहीं मेरे एम्प्लॉयमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि चाय मैंने पिलानी है। ये कर्टसी है। आपके पाकिस्तान में कहाँ लिखा हुआ कि 2 वक्त की चाय मैं पिलाएगा, एम्प्लॉयर देगा? ये कर्टसी है, प्रैक्टिस शुरू हुई है आपके मुल्क में। बहरहाल वो एम्प्लॉई वाला जवाब जनाब क्लियर है उसमें। सर इसी से रेलिवेंट है, कुछ और भी है? दोस्त बैठे हुए हैं, उन्होंने थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा दिया है। करें, पूछ मैं रहा हूँ, क्वेश्चन इनका है, नया करें आप। इनको जाना चाहिए जो वो कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे इदारे ने करेक्टराइज किया है उसको कि ये 153(1)(b है और ये 149 है, देन हाउ आई रिफ्लेक्ट इट इन माई रिटर्न। क्या मैं इसको अपनी इनकम इनका 149 में दिखाऊं या 153 का सेक्शन अलहदा दिखाऊं? यही आप कहना चाह रहे हैं? कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, उनका सवाल ले ले। जी सर, असल में वो पूछना ये चाह रहे हैं कि 149 और 153 दोनों रिसीव हो गए, अब दोनों जस्ट रिसीव हो गए ना। अच्छा ठीक है, जैसे मैं ऐसा तो आ गया, जारी बात है। हाँ जी, दोनों तरफ से पैसे आ गए, इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? देखिए फिर वही बात है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर मैं आपकी सैलरी को 149 में काटने की बजाय 153 में काट दूँ और जमा करा दूँ, तो क्या ये आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगा? नो सर। गलत CPR बना देने से या गलत डिक्लेरेशन कर देने से रियल ट्रांजैक्शन चेंज नहीं होगी। नहीं सर, मैं सबसे सोबर फॉर्म मैंने क्या कहा, जी जी, पहले आप मुझे ये बताएंगे आप काम क्या करते हैं। आप कहेंगे जी मैं एम्प्लॉई हूँ, तो मैंने कहा फिर ये 153(1)(b कहाँ से आया? आपने कहा जी गलती से बन गया, तो मैंने कहा करेक्ट करो भाई इसको। आप एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट लेकर आओ, बैंक स्टेटमेंट उनकी भी लाए अपनी भी लाए, मुझे वेरीफाई कराएं कि आपकी ये सैलरी है, और गलती से अब आप चालान का वो सेक्शन भी चेंज करवा सकते हैं, वो भी आपको पता है। सर आप ऐसे होता है ना कि सर हमारे जो डॉक्टर हैं या जो प्रोफेसर्स हैं ना, वो उनको दोनों रिसीव होते हैं। ये जो वो रेगुलर अपनी सैलरी लेते हैं, वो उनको रेगुलर पेमेंट उनको मिलती है, जो 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है, वो मिल गई उनको। फिर इसके अलावा वो ना प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं उसी डिपार्टमेंट में ही, उसको 153(1)(b रिसीव होता है, वो 149 में नहीं लेके जाते उनको। देखिए वो गलत कर रहे हैं ना, अगर उसको जब तक सेक्शन 12 आप नहीं पढ़ाएंगे, प्रॉपर कंसल्टेंसी नहीं लेंगे, उसको समझ नहीं आएगी। टोटल वो उसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट के अलावा है, जबकि लॉ उसको अलग नहीं ट्रीट कर रहा, डिफरेंट होता है एम्प्लॉयर। तो फिर आपकी बात ठीक है, वरना प्राइवेट प्रैक्टिस तो अलग ही होगी ना सर। नहीं, वो हम डाटा ले देते हैं बोर्ड को, अगर ऐसा शख्स आपका सिस्टम में आयरस अलाउ नहीं कर रहा, 153(1)(b इतना आ जाएगा, कहीं वो करता है आप चीजें इन्फॉर्म है रिसीव भी करें, जब तक वो भेज दो 70-100 गाँव में सैलरी इनकम है वो, ऐसे ही। तो सबसे पहले CPR की करेक्शन कराएं, ताकि 149 में जब आ जाएगा, लेकिन हम डाटा लिख देते हैं बोर्ड को कि जी में इस तरह का हमें अमल ना करें कि आईआरएस में हम रिसीव दिखाएं, हमें अलाउ करें कि 149 में ही उसको, बल्कि अपने एम्प्लॉयर को भी कहें कि सेक्शन 12 पढ़ें और अपने लीगल एडवाइजर से कंसल्टेंसी लें, फिर आपको पता लगेगा। सर इस तरह क्वेश्चन ये है कि जो दिल के अस्पताल में वहाँ पर सुबह वो सैलरी पर्सन होते हैं और शाम को सर ये सर हमारे पास क्लाइंट्स हैं, आज जो स्टेटस है ना, आप पहले सेक्शन 12 सारे जाके पढ़े, उसके अंदर फी कमीशन सब चीज़ें दी हुई हैं, कवर्ड है उसके। यार मैं आपको उसके बाहर कैसे जाने दूं? मैं आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट गलत कर लेने से, सेक्शन गलत कोट कर देने से, गलत में जमा करा देने से रियल ट्रांजैक्शन नहीं बदलेगी। वही इसमें 2 बातें बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, रिटर्न मेरी जमा नहीं होती सर, बिल्कुल ऐसा ही है। आईआरएस मेरा मुझे वही रोक देता है, इसको लिए हम लेटर लिखते हैं। और FTO साहब ने भी पिछले 2 साल पहले पूरे पाकिस्तान में 5 सालों के जी मैंने पढ़ा, वो भी ऑर्डर पढ़ा है, सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। और एक इदारे को लिख के पूछा है जी कि आपके बताएं कितने एम्प्लॉई हैं और उनके कितने रिफंड बनते हैं। देखिए जब तक आप उसको जज को ये नहीं बताएंगे कि भाई ये मेरी सैलरी इनकम थी, मैं इनसे सैलरी ले रहा था, इसके अलावा इन्होंने मुझे और काम भी दिया मुझे। अच्छा मेरी बात सुने, जब आपसे वो ओवर टाइम लगवाते हैं तो वो तो सैलरी का हिस्सा नहीं था, टाइम ऑफिशियल टाइम था 9 to 5, मुझे रात आपने 12 बजे तक बिठाया पूरा महीना, जी जी, आपने मुझे ओवर टाइम दिया, बिल्कुल, तो वो मेरी अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं था, बाद में ऐड किया गया, तो वो अगर सैलरी बन सकता है तो वहीं बैठ के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सैलरी क्यों नहीं बनेगा? मेरा सवाल सिर्फ इतना चाहिए। सर आप सही कह रहे हैं कि सैलरी में ले लें, या जैसे हमारा जो जितना भी एडजस्टमेंट हो 75 और 25 भी एडजस्टमेंट है, सैलरी में आप इनकम लेके जा सकते हैं। 153(1)(b जो है ना सर जी, वो प्रोफेसर्स भी पे कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी पे कर रहे हैं,
उनको फिर जब हम एडजस्टमेंट में आते भाई हैं, अब adjustment देखें ना, अब जो जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं, पहले उन्हें के अपने टैक्स कंसल्टेंट से ना इसकी ओपिनियन लें कि भाई जो बनाई है जब वो हमारे लिए इन एडिशन टू दैट काम करेंगे तो क्या उसके बाद 153(1) भी कटेगा उन पे? नहीं सर, वो अलहदा सर्विसेज दे रहे हैं ना, वो उसमें शामिल नहीं है। वो सारे पैसा ने क्लियर कर दिया सर्विस। हाँ, वो हम आपको कुछ और का तो सर कह रहे हैं माइक ले सर वो माइक तो आपके पास ही है सारी तरह से। तो सर माइक प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उसकी सर्विसेज लेते हैं। सर एम्प्लॉयर की गलती है, एम्प्लॉयर की गलती को हम सही कराते हैं। किसी और दोस्त का सवाल हो तो वो करे। जवाद भाई आप सवाल करें। सवाल कीजिए। हाँ, यही वाला सवाल हमारा आप सारे मिलकर ना सेक्शन 12 का जो सब सेक्शन 1 के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है ना कि एनी बेनिफिट फी कमीशन व्हाटएवर जो आप प्रोवाइड सर वो हम करते हैं सेक्शन 12 में। सर सेक्शन भी रखते हैं। सर आखिरी सवाल है जवाद साहब का। एआई के ऊपर वो कहते हैं जी कि एक तो ऑडिटर भी रख लिए, एआई को भी एफबीआर ने अपने सॉफ्टवेयर में ले आए हैं कि ये हम एआई के जरिए असेसमेंट करेंगे। अब एआई के जो सर्वर हैं वो पाकिस्तान में दो तरह के हैं। एक इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो एआई पर ना क्लाउड पर सर्विस ले रहे हैं, ना ChatGPT पे ले रहे हैं, ना जेमिनी पे ले रहे हैं। इंटरनेशनल जो फर्म्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो अपने ही एआई मॉडल के सर्वर बना रहे हैं ताकि हमारा डाटा महफूज रहे। अब सेक्शन 216 में हमारा जो डाटा अगर कोई ऑफिसर एआई को जाकर देता है और उसको कहता है जी कि मुझे इसमें से क्रिटिकली एनालाइज कर इसको मुझे डिफेक्ट बताया जाए, क्या वो सर्वर जो शेयर हो रहा है किसी अमेरिका में ChatGPT के साथ, या क्लाउड के साथ, या जेमिनी के साथ, तो सेक्शन 216 अलाउ करता है? और अगर सेक्शन 216 में मेरा डाटा किसी थर्ड पार्टी को शेयर किया जा रहा है तो इसके ऊपर पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से, हमारे मुल्तान टैक्स बार की तरफ से भी बिल्कुल सही। तीन बंदे पूरे पाकिस्तान को कैसे संभालेंगे? वो बड़ा मुश्किल नजदीक फटा पड़ गया। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी एक फिक्स फी पे करें, रिटेनरशिप अलग पे करें। अच्छा, कल को वो कहता है मैंने इतने पैसे लेने हैं। अच्छा, फिर वो बंदा अगर भाग जाता है तो हमारा क्या बनेगा? इसमें इतना सीधा नहीं है ये लाइसेंसिटी ग्रेटर वाला भी, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, क्यों नहीं है? फिर आप सारा बर्डन कैमरों का, आपको पता है कि कैमरा कितने का जो लगने लगा, तो वो आप पे ये करेगा, वो पे करेगा, ठीक है। इतना आसान नहीं है ये, लेकिन चूंकि अब सरवाइव करना है तो कहीं ना कहीं आपको इनके साथ इनको लेके ये सर यही कहना चाह रहे हैं कि इसे आप पाकिस्तान टैक्स बार लेवल पे ना ये वाला मैटर जो लेके जाएं, वो यही कहना चाह रहे हैं। बस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जो इमरान साहब ने भी क्वेश्चन किया है ना एआई वाला और फेसलेस सारी, इसको ऑल पाकिस्तान टैक्स लेवल पे आप उनसे पता करें भी हमारा थर्ड पार्टी को ना डाटा। जब लाइसेंस इंटीग्रेटर आया था ना तो 4-5 क्वेरीज हम लोगों ने ये मार्क की थी कि जनाब आप एक थर्ड पर्सन को मेरा डाटा किस खुशी में दे रहे हैं, उसकी गारंटी क्या है? फिर वो पैसे इतने मांगता है, मैं इतने दे नहीं सकता। आप कहते हैं हम खुद इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनका कारोबार काफ़ी चमक गया। कुछ जहरी बात है, कुछ लोगों को अप्लाइज भी उन्होंने करना था तो वो उन्होंने किया उन लोगों को। बहरहाल लेकिन चूँकि
प्लस और माइनस हमेशा इकट्ठे ही होते हैं। हम तो खुद प्लस माइनस का सर वो जो उसमें भी प्लस माइनस तो होगा। सर ये टैक्स स्टैम्प्स वगैरह भी कर रहे हैं, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट भी हैं, थर्ड पार्टीज़ को फ़ायदे भी हुए हैं इसमें। अभी आगे जाके ये मसाइल बहुत बढ़ने जा रहे हैं। हर बंदे को अंदर नहीं आने दे रहे, गारंटी श्योरिटी बॉन्ड और सारा कुछ करके सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर जो है वो रह ही जाता है। जी जनाब, अब क्लोज करें सर इसको। सर थैंक यू सर। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपका सर। अच्छा उधर जी बहुत मेहरबानी जनाब। चीज़ पे क्वेश्चन किया है, तो इसका मतलब है आप सुन रहे थे तो क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये प्रोग्राम अब मैं अपने सदर जनाब गाजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये प्रोग्राम हर साल होना चाहिए। ये प्रोग्राम सिर्फ मुल्तान टैक्स बार का प्रोग्राम नहीं है, इस प्रोग्राम में पूरा लोअर पंजाब इन्वॉल्व होता है। पूरे लोअर पंजाब के जितने टैक्स कंसल्टेंट हैं वो इसमें आके चीज़ें सीखते हैं, और साल भर के लिए मुख्तलिफ इदारों के जो अकाउंटेंट हैं वो भी यहाँ से सीख के जाते हैं। तो ये प्रोग्राम हर साल होना चाहिए, इसकी एक रिवायत होनी चाहिए, और हमें अच्छे से अच्छा स्पीकर यहाँ पे बुलाना चाहिए जो नदीम भट्ट की तरह हमें हर चीज़ इन डिटेल बताए। और उन्होंने कहा जी जब तक एक बंदा बैठा है तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तो वो यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए तालियां। तो इसके साथ तमाम दोस्तों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसको प्रोग्राम को अब ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।